ओके बेटा, आपने लास्ट क्लास तक क्या देख लिया था कि जब शेयर इशू करती है ना कंपनी, तो उसके अगेंस्ट वो पब्लिक से कैश भी ले सकती है और फिक्स एसेट भी ले सकती है। यहां तक आपने कर लिया सही है। इसमें कुछ खास बात है फिक्स एसेट में, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट की कॉस्ट गिवन ना हो तो आप कॉस्ट निकाल सकते हैं, मार्केट वैल्यू भी शेयर की मालूम कर सकते हैं और क्वांटिटी ऑफ शेयर्स भी मालूम कर सकते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मालूम करने के लिए कॉस्ट को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी ऑफ शेयर्स से, ये उसमें आपको बताया है। इसी फार्मूले को हमने यूज करके दूसरे फार्मूलाज भी बनाए। यानी अगर आपको ये ना मालूम हो कि जो एसिड परचेज किया जा रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ना मालूम हो तो कॉस्ट ऑफ एसिड को मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे। यानी पार वैल्यू यूज नहीं होती इसमें। अगर आपको परचेज होने वाले एसिड की कॉस्ट या शेयर की मार्केट वैल्यू वगैरह मालूम ना हो। आज हम पढ़ेंगे कि अगर आप रनिंग बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई बिजनेस चल रहा हो या पार्टनरशिप का कोई बिजनेस चल रहा हो, आप उसको परचेज कर लें और उसके अगेंस्ट उन्हें शेयर देकर कंपनी का ऑनर बना दें। शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होता है, तो फिर आप किस तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने 3 एग्जाम्पल्स बनाई हुई हैं, लेकिन उनको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, वो गौर से सुनिएगा, आप उन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जब कोई नया बिजनेस परचेज किया जाता है ना, मतलब कोई बिजनेस परचेज किया जाता है तो ऑलरेडी रन हो रहा था, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि आपके पास जो बिजनेस आ रहा होगा उसमें क्या होंगे, एसेट्स होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंस तो उसके नहीं होंगे ना, वो तो क्लोज हुए होंगे। एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगी और इसके अलावा कैपिटल होगा, उसका अलाउंसेस के अकाउंट्स होंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो आप क्या करेंगे कि जो एसेट या जो लायबिलिटी उस बिजनेस के अंदर हो और नए बिजनेस में नहीं परचेज की जा रही हो, उसको तो आप छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल उस बिजनेस के अंदर एक एसेट था इक्विपमेंट, आप उस बिजनेस को परचेज कर रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं इक्विपमेंट हम नहीं लेंगे, तो फिर आपके नए बिजनेस में इक्विपमेंट रिकॉर्ड, क्योंकि आपको तो अपने बिजनेस की एंट्री बनानी है ना कि आप शेयर इशू कर रहे हैं, उनसे बिजनेस ले रहे हैं। तो आपका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इग्नोर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन। जो एसेट या लायबिलिटी उनके बिजनेस में थी और हम नहीं ले रहे हैं, उनको आपको इग्नोर कर देना, क्योंकि हमारे बिजनेस का कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। उनके बिजनेस का एसेट हमने परचेज नहीं किया उनसे। यानी पूरा बिजनेस जब आप परचेज कर रहे हो तो उसमें कोई एसेट ऐसा हो सकता है जो आप छोड़ रहे हैं। एज्यूम करें आप इक्विपमेंट छोड़ लें और उनके बिजनेस में इक्विपमेंट की कॉस्ट थी 1 लाख और इक्विपमेंट का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना था, फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपये। 30,000 रुपये ऑलरेडी वो एक्सपायर हुआ था उस बिजनेस में। तो उस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू उनके बिजनेस में कितनी थी? हाँ, अब वो एसेट ही आप नहीं ले रहे हैं तो आपके बिजनेस में ना उसकी इक्विपमेंट की कॉस्ट आएगी, ना उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आएगा, ना बुक वैल्यू, कोई ताल्लुक नहीं है आपका। अगर उस पर एक लायबिलिटी थी अकाउंट्स पेबल और वो लायबिलिटी आप नहीं ले रहे हैं तो वो लायबिलिटी भी आपके कारोबार में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जो एसेट या लायबिलिटी आपके बिजनेस में आ रही है उसमें क्या करेंगे आप, डेबिट कर देंगे तमाम एसेट्स को। आप डेबिट कर देंगे ऑल एसेट्स, कौन से, जो ले रहे हैं आप, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं। ये डेबिट क्यों कर रहे हैं एसेट्स को? क्योंकि आपके बिजनेस में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे और एसेट्स बढ़ते हैं तो बढ़कर डेबिट होते हैं। एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज एज्यूम, और जो जो लायबिलिटी आपके बिजनेस में, उनके बिजनेस में थी, आप ले रहे हो तो उन्हें क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। लायबिलिटी को लेने को कहते हैं कि लायबिलिटी एज्यूम कर रहे हैं आप। लायबिलिटी एज्यूम करने का मतलब क्या है, ये लायबिलिटी उनके कारोबार की थी, उनको पे करनी थी, आपने ले ली है तो अब ये लायबिलिटी आप पे करेंगे। आगे अभी ये बातें आएंगी। और तो जो एसेट या लायबिलिटी नहीं ले रहे उन्हें छोड़ दो, सारे एसेट डेबिट कर दो और सारी लायबिलिटीज क्या कर दो, क्रेडिट। तीसरा पॉइंट है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड।
क्योंकि बल्कि पहले एक फिक्स एसेट से रिलेटेड कर लेते हैं। आप इनके दोनों के चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, फिक्स एसेट का भी और बैड डेट्स का भी। तो फिक्स एसेट अगर ले रहे हैं आप, नॉन करंट एसेट, तो नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड करेंगे आप डेबिट करके, डेबिट इट, लेकिन बाय बुक वैल्यू। क्या मतलब? उनके कारोबार में इक्विपमेंट थी, हम ये बात कर रहे हैं कि रनिंग बिजनेस जब हम परचेज करते हैं उसके अगेंस्ट शेयर देते हैं तो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने बोला कि जो एसेट या लायबिलिटी उस कारोबार में थी लेकिन हम नहीं ले रहे तो उनको इग्नोर कर देंगे, अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके अलावा जो जो एसेट हमारे कारोबार में आ रहे हैं उन सबको डेबिट कर लो, जो जो लायबिलिटी हमारे कारोबार में आ रही है उनको क्रेडिट कर दो। तीसरा, अब ये दो एसेट्स के बारे में हम स्पेशल बात कर रहे हैं, एक फिक्स एसेट के बारे में कि अगर एक बिजनेस में इक्विपमेंट थी 1 लाख की, एक्यूमुलेटेड था उसका 30,000, तो उसकी बुक वैल्यू है 70। तो हमारे कारोबार में अगर हम उस एसेट को इक्विपमेंट लिखें 1 लाख और उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी लिखें 30,000 अपने कारोबार में, दोनों चीजें लिखें, तो इक्विपमेंट तो डेबिट में लिखेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्या लिखना चाहिए? क्यों? जो मैंने बता दिया उसको बुक वैल्यू पे लिखेंगे। मतलब आप अपने पास इक्विपमेंट को डायरेक्ट कितने पे लिखेंगे? 70,000। इक्विपमेंट डेबिट 70,000। मतलब आप ये 70,000 से इक्विपमेंट लिखेंगे डेबिट में तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो में नहीं लिखना ना आपने, कि 70,000 से अगर इक्विपमेंट लिखने के बावजूद भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने लिख दिया तो फिर तो 70 में से 30 और लेस हो जाएंगे, 40 आ जाएगी बुक वैल्यू। तो क्यों नहीं लिखेंगे? वैसे तो अगर हम इक्विपमेंट को 1 लाख लिख लेते और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को भी लिख लेते 30,000, तब भी 70,000 आता माइनस हो। अजीज तो करो ओपन। क्या हुआ अगर आप इक्विपमेंट लिखे 1 लाख डेबिट में नए बिजनेस में, अपना आपका बिजनेस नया है, पुराने बिजनेस से आप एसेट परचेज कर रहे हैं, इक्विपमेंट लिखे 1 लाख, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी लिख दें 30,000, तो ऐसे मुद्दाएगा क्या है? ज्यादा नहीं लिख रहे ना हम। तो इक्विपमेंट जब 1 लाख लिखोगे डेबिट में और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में लिखोगे 30,000, तो आ गई ना वैल्यू माइनस होगी 70,000। और डायरेक्ट 70 लिख दोगे तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और क्यों? डायरेक्ट क्या मतलब? डायरेक्ट बुक वैल्यू लिखने बोले ना, डायरेक्ट बुक वैल्यू पर 70,000 लिख दें, क्यों भाई? वो वाला ऑप्शन सही क्यों नहीं है? हाँ, मतलब कि अगर हम अपने बिजनेस में इक्विपमेंट को लिखे 1 लाख डेबिट में और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को भी लिखे 30,000 क्रेडिट में, तो फिर जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे ना तो ऐसी फीलिंग आएगी जैसे इस इक्विपमेंट को हमने अपने कारोबार में यूज किया है 30,000, हालांकि हमने तो इसे यूज नहीं किया 30,000। इसी वजह से हम इक्विपमेंट को डायरेक्ट कितने का लिखेंगे? 70,000। जब भी कोई फिक्स एसेट आप किसी से खरीदें जिंदगी में, तो आप उसकी एक्सपायर्ड हुई कॉस्ट को अपने बिजनेस में नहीं लिखेंगे कभी भी, आप इक्विपमेंट को डायरेक्ट बुक वैल्यू पर लिखेंगे और उसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो गुनाह उसने किए हैं उसकी सजा उसी को मिलनी चाहिए, उसके फायदे भी उसी ने लिए हैं इक्विपमेंट के। तो इन ऑल केसेस नॉन करंट एसेट विल बी रिकॉर्डेड बाय इट्स बुक वैल्यू, हमेशा याद रखना है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है रिसीवेबल से मुताल्लिक। वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में हमने क्या सीखा था? मैं खुद बता देता हूं, खून जलाने से बेहतर है मैं खुद बता दूं कि हमने ये सीखा था कि हम किस तरीके से नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालते हैं अलाउंस फॉर उसकी अकाउंट रिसीवेबल की। अकाउंट रिसीवेबल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है कि अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस ऑफ डेट्स लेस करो तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमारे बिजनेस, आप जिससे बिजनेस खरीद रहे हैं उसके पास अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ था 2 लाख और उसके कारोबार में अलाउंस ऑफ डेट्स लिखा हुआ है 40,000, तो उसके कहने के मुताबिक नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 1,60,000। अब अपने कारोबार में आप क्या करेंगे? 1,60,000 डायरेक्ट लिखें या फिर 2 लाख अकाउंट रिसीवेबल लिख के अलाउंस ऑफ डेट्स को भी लिखें? अगर आप डायरेक्ट 1,60,000 लिख देंगे और अलाउंस ऑफ डेट्स नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है आपने अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ कर दिया और आपके कहने का मतलब यह है कि 40,000 कस्टमर से मिलेंगे ही नहीं। हालांकि ऐसी बात थोड़ी है। वो जो बंदा है जिससे आप बिजनेस खरीद रहे हैं वो ये बोल रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल 4 लाख है, 2 लाख है, 40,000 उसका एस्टिमेशन है कि शायद कलेक्ट ना हो, तो एस्टिमेशन है ना वो, तो
तो इसका मतलब है हमें दोनों लिखने चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल भी, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स भी। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, यानी अकाउंट रिसीवेबल की एक नॉर्मल कंडीशन क्या है कि आप क्या करें, तो बता रहा हूं, रिकॉर्ड अकाउंट्स रिसीवेबल बाय फुल अमाउंट बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स को आप क्रेडिट कर दें। इससे क्या होगा, जी इससे क्या होगा बेटा, अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो इससे क्या होगा, अगर अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख था और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कहां गया, और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स 40,000 था और दोनों को लिखें तो अकाउंट रिसीवेबल की हमारी बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू आ रही होगी, 160 आ रही होगी। लेकिन आप इन दोनों को क्यों नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अकाउंट रिसीवेबल को 1,60,000 कर दें तो खत्म ही हो जाएगा ना वो, तो फिर 40,000। अच्छा दूसरी चीज, अगर उसके बिजनेस में अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख था, 40,000 उसने एस्टिमेट किया हुआ था, आपने बोला नहीं ये तो एस्टिमेशन गलत है। क्यों, क्योंकि जब आप उसका बिजनेस खरीदेंगे ना तो वो बोले कि मुझे कस्टमर से 2 लाख लेने हैं और आप उसके इस एसेट को एक्सेप्ट कर ले तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। सारे एसेट की पेमेंट करोगे ना तो 2 लाख भी देने पड़ेंगे, 2 लाख नहीं वैसे 1,60,000 देने पड़ेंगे। इससे पहले आप क्या करते हैं, आप तमाम कस्टमर से मुलाकात करते हैं, उनके कस्टमर से आया कि आप ये पैसे दोगे, क्योंकि ऑर्डर प्रॉमिस है ना, तो तमाम कस्टमर बोल रहे हैं हम पैसे देंगे। उनसे तमाम से बात करने के बाद आपको ये अंदाजा हुआ कि अलाउंस ऑफ बैड डेट जो 40 लिखा हुआ है ना वो गलत लिखा हुआ है, ये 50 होना चाहिए। आप उससे बातचीत करेंगे जिससे आप बिजनेस खरीद रहे हैं, क्या बोलेंगे आप उससे, तुम अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख बोल रहे हो, अलाउंस ऑफ बैड डेट 40 बोल रहे हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोल रहे हो 1,60,000, मेरे मुताबिक ये अलाउंस ऑफ बैड डेट 50 होना चाहिए। वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा भाई? अगर आपकी बात उसकी समझ में आ रही होगी और वाकई में ऐसा है तो वो बोलेगा हाँ भाई सही है, फिर आप उसको अकाउंट रिसीवेबल की कितनी पेमेंट करोगे, 1.5 लाख रुपए। तो ऐसी कंडीशन में आप फिर भी अकाउंट रिसीवेबल को कितना लिख रहे हो, पूरा लिख रहे हो, कब लिख रहे हो, एंट्री में पूरा लिखोगे, रिकॉर्ड अकाउंट रिसीवेबल बाय फुल अमाउंट, इसको नहीं छेड़ना आप, बाय डेबिटिंग इट and credit allowance for bad debts by changing it। इसको चेंज कर रहे हैं आप, चेंज करने का मतलब है क्या कर रहे हैं आप, चलें एक बार बताएं, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं आपसे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा जिससे हम बिजनेस खरीद रहे हैं ना, वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें ये कह रहा है कि देखो अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख है, अलाउंस ऑफ बैड डेट 40,000। हमने बोला भाई नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई 1,60,000, हमने मालूम करवाया तो मालूम चला नहीं, नेट रियलाइज ये जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स है ना ये ज्यादा है, अलाउंस ऑफ बैड डेट 30,000 होना चाहिए। ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप, अब उससे आगे बोलेंगे नहीं इसकी वैल्यू 30,000 होनी चाहिए, तो एक्सेप्ट करेगा, ये तो पहले एक्सेप्ट कर लेगा वो। तो ऐसी कंडीशन में आप अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को फिर चेंज कर रहे हैं ना, यानी ये जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हैं ये चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या डिस्कशन करते हैं और आप क्या मालूमात हासिल करते हैं। कम भी कर सकते हैं आप, डेबिट नहीं करेंगे आप तो क्रेडिट ही करेंगे, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन कम से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ज्यादा से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई मीन टू से कि आप रिसीवेबल की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, आप किसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स की। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप एक कस्टमर के पास गए, उसके कस्टमर के पास, और उससे बोला भाई तुम इतने पैसे दे रहे हैं, उसने बोला निकल जाओ यहाँ से, दमन कर दूंगा यहीं पर, नजर ना हो, पैसे नहीं दूंगा मैं, देख लूंगा सबको, और उससे लेने थे 30,000 और आप उसके साथ ही गए थे उस बंदे के साथ जिसका बिजनेस खरीद रहे, तो अकाउंट रिसीवेबल कितना ना 2 लाख, तो आपने बोला यार ये 30 तो गए, बदमाश निकला वो तो,
ये 30,000 तो मिलेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो कम कर देंगे आप। अकाउंट रिसीवेबल अब आप 2 लाख नहीं लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल बाय पार्शियल अमाउंट, कम अमाउंट से लिखेंगे। क्यों, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि राइट ऑफ पार्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ये सब लिखा हुआ होगा पेपर में। क्या करना है आप, एंड रिकॉर्ड रिमेनिंग, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगी। रिमेनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल बाय फुल अमाउंट, फिर जो अलाउंस ऑफ बैलेंस बनता है उसे भी क्रेडिट कर दें, एंड क्रेडिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये अब सवाल पढ़ के मालूम चलेगा आपको कि क्या कहानी चल रही है। यानी कि अकाउंट रिसीवेबल में आपको एहतियात करनी है, इसमें काम है। ये 4 पॉइंट हुए ना अभी हमारे। पहला पॉइंट क्या था, जब कोई आप बिजनेस खरीदें, शेयर इशू कर रहे हैं, उसको शेयर इशू करना आसान है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जब बिजनेस परचेज करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। वो मैं बता रहा हूं आपको। जब भी कोई भी दुनिया में आप कारोबार परचेज करें, इसी तरीके से होगा जो मैं बता रहा हूं आपको। आगे जाकर भी यही होगा जो हम बता रहे हैं। उसमें इजाफी बातें आएंगी, लेकिन ये बातें मौजूद होंगी। क्या बात, कि जो ऐसी लाइब्रेरी छोड़ी जा रही हो तो लेनी नहीं है एंट्री में। आप फर्स्ट टाइम उस बिजनेस को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अपने पास, असल में आप उसकी एसिड लाइब्रेरी खरीद रहे हैं ना, तो जो एसिड लाइब्रेरी नहीं ले रहे हैं उसे छोड़ देंगे। दूसरा, जो एसिड लाइब्रेरी ले रहे हैं उसमें एसिड को डेबिट कर दें, लाइब्रेरी को क्रेडिट कर दें। लेकिन एसिड को रिकॉर्ड करते वक्त जो फिक्स एसिड होगा उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे डायरेक्ट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा। ये भी मैं लिख देता हूं कि डोंट रिकॉर्ड अलाउंस फॉर क्योंकि उसके डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसका हमारे बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा। बैड डेट बोल दिया था मैंने गलती से। फिर एक और एसिड के बारे में बात हो रही, रिसीवेबल के बारे में। उसके बारे में सब लिखा हुआ होगा कि रिसीवेबल इतना है, इतना राइट ऑफ कर दो, फिर इतना जो बच गया उसे रिकॉर्ड कर लो, और फिर अलाउंस ऑफ डेट्स को भी रिकॉर्ड कर लो। मतलब आप रिसीवेबल के अमाउंट को कब चेंज करेंगे, जब राइट ऑफ होगा, अदरवाइज रिसीवेबल पूरा लेंगे। और अलाउंस ऑफ डेट्स कितना लेना है, ये सवाल पढ़ के आपको मालूम चलेगा। तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप इस एसिड को डायरेक्ट लेके नहीं जा सकते आप, लेकिन अलाउंस ऑफ डेट्स तो लिखा जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, एंट्री बनाने का तरीका क्या हुआ, सारे एसिड डेबिट कर दो। और लायबिलिटी क्रेडिट करने से पहले आपको एक अलाउंस ऑफ डेट्स क्रेडिट करना पड़ेगा। अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन तो लिखेंगे ही नहीं। देखिए उस कारोबार में क्या क्या होगा, एसिड्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी और अलाउंसेस होंगे। कौन कौन से अलाउंसेस, अलाउंस ऑफ डेट्स, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, बस यही होगा उसके कारोबार में। ऐसी लायबिलिटी कैपिटल होगा ना, रेवेन्यू एक्सपेंस थोड़ी होगा। कौन सा डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं ना, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोल रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट का कोई टाइटल नहीं होगा उसके कारोबार में, सिर्फ एसिड लायबिलिटी होगा। तो दोबारा बता रहा हूं, सारे एसिड डेबिट कर दो। उन एसिड में ख्याल क्या करना है, फिक्स एसिड बुक वैल्यू में लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल पूरा लिखना है, लेकिन अगर जो राइट ऑफ हुआ है उसमें तो माइनस करके लिखना है। एसिड खत्म। एसिड के बाद जब क्रेडिट में आओगे ना, तो क्रेडिट में पहले आपको अलाउंस ऑफ डेट्स लिखना है, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है। अलाउंस ऑफ डेट्स का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर सारी लायबिलिटीज क्या कर देनी है, जो जो ली जा रही है उन्हें क्रेडिट कर देना है। अब यहाँ लिखेंगे कर दिए क्रेडिट। उसके बाद आपको ये डिटरमिन करना है कि आपको उसको पेमेंट कितनी करनी है। पेमेंट कितनी करोगे आप, उतनी पेमेंट करोगे जितना बिजनेस की वैल्यू है। इसका आसान तरीका क्या होता है, जो एंट्री बनाई है ना उसमें डेबिट सारे ऐड करो, उसमें क्रेडिट लेस कर दो, बिजनेस की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी बिजनेस की क्या वैल्यू होती है, उसकी नेट वर्थ उसकी वैल्यू होती है। नेट वर्थ मतलब नेट एसिड, नेट एसिड मतलब एसिड माइनस लायबिलिटी। अगर एक बिजनेस 1 करोड़ का है और उसमें 10 लाख की लायबिलिटीज है, तो असल में अगर वो कारोबार आप खरीदें तो लायबिलिटी भी आपको खरीदनी पड़ेगी, लायबिलिटी भी एज्यूम करनी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, उसको 1 करोड़ दोगे। आप बोलोगे तुम्हारा कारोबार 1 करोड़ का है, लेकिन ये तुम इसके साथ मुझे तोहफा भी तो दे रहे हो लायबिलिटी का, तो मैं तुम्हें 90 लाख दूंगा, क्योंकि इसमें 10 लाख तो मुझे पे करने पड़ जाएंगे। लेकिन वो बोलेगा नहीं मैं लायबिलिटी खुद पे कर लूंगा, तो ऐसी कंडीशन में आप पूरे 1 करोड़ उसे दे दोगे। यानी आप बिजनेस की वो वैल्यू पे करोगे जो उसकी नेट वर्थ है। और नेट वर्थ कैसे निकलती है, एसिड में से लायबिलिटी लेस करने के बाद। फिर तो हम 1 करोड़ देंगे ना उसको, क्यों करेंगे, जब लायबिलिटी वो अदा कर देगा तो हमारी लायबिलिटी थोड़ी हुई। फिर हम सारे एसिड रिकॉर्ड करेंगे बस। जो चीज हम नहीं ले रहे उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना, पहली लाइन में हमने ये लिख दिया। अगर कोई एसिड वो नहीं दे रहा है, वो लायबिलिटी नहीं दे रहा, लायबिलिटी खुद पे करेगा तो हमें क्यों देगा।
नहीं मिलोगे तो फिर अगर आप उनके कस्टमर से मुलाकात ना करें और इस चीज़ का डिटर्मिनेशन ना करें कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो रिसिबल की वैल्यू आप अपनी तरफ से लिख दोगे तो वो तो फिर मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए फ्यूचर में। अगर तुम कोई कारोबार खरीदो ना, ऐसा करके देख लेना, उसके किसी कस्टमर से ना मिलना और रिसिबल रिकॉर्ड कर लेना। बाद में जब कस्टमर के पास जाओगे तो बोलेंगे तुम कौन हो, उनसे जाके बातचीत करके चेहरा दिखाना पड़ेगा ना, वरना तो वो तुम्हें पहचानेगा ही नहीं, बोलेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो, आ गए पैसे लेने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, आपको तमाम कस्टमर और तमाम सप्लायर्स से बात करनी पड़ेगी, अभी तो बात होगी, वरना वो तो अमाउंट फेक हो जाएंगे। इसके बाद रिकॉर्ड करनी है लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? लायबिलिटी टू पे टू द वेंडर। वेंडर कौन है? जिससे आपने बिजनेस खरीदा है, वो वेंडर है। उस वेंडर को जो आपको पेमेंट करनी है ना, उसे आप रिकॉर्ड करेंगे हमें कितनी पेमेंट करनी है, फिर जितनी पेमेंट करनी है उतने के ही शेयर आपको देने हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए, इट्स सो सिंपल न्यूमेरिकल, कोई मसला नहीं है ये, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड, मिल गया भाई सबको, न्यूमेरिकल मिल गया। I sent you this. ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ये रजिस्टर्ड हुई है विद अ कैपिटल ऑफ ₹20 लाख, यानी पब्लिक से 2 मिलियन रुपीस ले सकती है। कैसे ले सकती है? आपको मैं नहीं पहचान रहा हूं, आप कौन? फर्स्ट टाइम आई आप? चले, अल्लाह आपकी मगफिरत करे, सबकी मगफिरत होनी चाहिए मौत के बाद। क्योंकि मौत के बाद आपकी सबसे देरीना ख्वाहिश यही होगी कि मैं जन्नत में चला जाऊं, बस वहां मेरी बिरयानी मेरा इंतजार कर रही है। वहां पर भी यही चक्कर होगा, किससे घर में बिरयानी बन रही, चलो आओ दावत उड़ा गया। ऐसा नहीं होगा। अब सबको दावत पे बुलाएंगे, कोई आ ही नहीं रहा हो, ये आएगा। अरे भाई जाके देखोगे क्या, तुम ढूंढोगे उन लोगों को जो दुनिया में तुम्हारे साथ थे, उनको जाके ढूंढोगे कहाँ है यार, वो मिल के आते हैं उससे, एक दूसरे ने मिलोगे, हाँ इंशाल्लाह आना। वहां पे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, वहां इबादत भी नहीं करनी, आप वहां ऐश करने बस। चले छोड़े अभी। 20 लाख रुपीस लोगों से ले सकते हैं, नहीं बोलना है ना। क्या हो गया, मैं आऊं क्या तारा लगे? अच्छा हैंड आउट मकसद कर। 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर ₹10 ईच, ये ईस्टर्न कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है, ऑथराइज रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। कैसा कैपिटल है? 2 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 20 लाख रुपए लोगों से ले सकते हैं। इतने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं आपको मालूम है ना, ऑथराइज कैपिटल बैलेंस शीट में लिखते हैं हम। जबकि इशूड एंड पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है तो पब्लिक से ले लिया। हाँ, द कंपनी टुक ओवर द चलता फिरता कारोबार ऑफ दानिश ब्रदर्स। कंपनी ने क्या किया? दानिश ब्रदर्स का कारोबार खरीद लिया। नॉर्मली जब कंपनी न्यू फॉर्म होती है ना, तो जिस किस्म का वो कारोबार कर रही होती है, उस किस्म के कोई कारोबार बिक रहे होते हैं, सोल पार्टनरशिप के, तो उन्हें खरीद लेती है। पैसे आए थे उनके पास। द बैलेंस शीट आइटम ऑफ द बिजनेस ऑफ दानिश ब्रदर्स एज ऑफ द डेट ऑफ परचेज वर एज अंडर। ये दानिश ब्रदर की सिंपल सी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। क्या क्या है दानिश ब्रदर्स के पास? कैश है 20,000, अकाउंट रिसीवेबल 56, यानी दानिश ब्रदर्स को अपने कस्टमर से 56,000 रुपीज लेने हैं। अलाउंस ऑफ एडेड 6,000, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6,000 रुपये हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि कलेक्ट नहीं होगा, तो कितना कलेक्ट होगा? 50,000। वो आपको कंपनी के बारे में पता है, कंपनी बड़ी है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना टॉपिक, कैश फ्लोज और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आज हम पढ़ेंगे सेल टैक्स, उसमें लाजमी बैठिएगा। ये तो अभी हम लोगों ने कंपनी पीछे पढ़ी हुई है, तो इन लोगों को पता है उसके बारे में, जिन लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, इसकी नेट रिलायबिलिटी वैल्यू क्या हुई भाई अकाउंट रिसीवेबल की? 50,000। मैकेनाइज्ड इन्वेंटरी 80 है, ऑफिस सप्लाईज पड़ी हुई है, ये इनके बाद करंट एसेट हो गए। मशीनरी 2 लाख, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1,20,000, तो मशीनरी की बुक वैल्यू क्या हुई? 80,000। अकाउंट टेबल है 1,20,000। अभी क्या कह रहे थे? कंपनी टुक ओवर द चलता फिरता कारोबार बिजनेस, एसेट सारे ले लिए, लायबिलिटी भी सारी ले ली। यानी पहला पॉइंट था हमारा क्या, जो एसेट या लायबिलिटी छोड़ी जा रही है उन्हें इग्नोर कर दो, यहां कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा। दूसरा, सारे एसेट डेबिट कर दो, सारी लायबिलिटी क्रेडिट कर दो, कर देंगे। लेकिन नॉन करंट एसेट बुक वैल्यू पे लेना है। यहाँ पे नॉन करंट एसेट कौन सा है?
मशीनरी कितने पर लेंगे? 80,000। मशीनरी का 2 लाख और 1,20,000 दोनों छोड़ दो, 80 पे ले लो। रिसीवेबल के बारे में क्या बता रहा है? सारा अमाउंट रिकॉर्ड करो, अलाउंस ऑफ एड्रेस को क्रेडिट कर दो। रिसीवेबल के बारे में कोई अलग से बात नहीं हो रही। तब अकाउंट रिसीवेबल पूरा 56 लेंगे और अलाउंस ऑफ एड्रेस भी लिखेंगे क्रेडिट में। अलाउंस ऑफ एड्रेस कॉन्ट्रा एसिड है, बढ़ने पर क्रेडिट होता है। बाकी फिर आप वेंडर की लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। वेंडर की लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड होती है? डिडक्ट डेबिट क्रेडिट फ्रॉम डेबिट। सारे क्रेडिट डेबिट में से क्या कर लो? लेस कर लो। तो इसकी एंट्री बनाए हम लोग। सही, बहुत आसान है। चलो आ जाओ, बनवाओ जी बेटा। कब हो रहा है ये अमल? डेट नहीं मेंशन, तो पहली एंट्री बना रहे हैं। क्या होगा बेटा बताओ? सारे एसिड डेबिट, क्योंकि हम बिजनेस खरीद रहे हैं। कौन कौन से एसिड है? कैश, कैश डेबिट कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल हमेशा अगर राइट ऑफ ना हुआ हो तो टोटल अमाउंट से आए। कैश कितना था? 20,000। अकाउंट रिसीवेबल 56 पूरा डेबिट। अलाउंस ऑफ एड्रेस को छोड़ दो, मर्चेंडाइज इनमें छोड़ दो। क्यों? वो क्रेडिट में आएगा ना। वो तो पहले डेबिट लिखते हैं। मर्चेंट इन्वेंट्री 80,000 डेबिट। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट 80,000। इसके बाद ऑफिस सप्लाई 4,000। मशीनरी जो आप डेबिट करेंगे ना, वो बुक वैल्यू पे करेंगे। कितनी मशीनरी है? 80,000। एडजस्टमेंट तो बेटा आप अपने बिजनेस की बनाते हो ना, आपने वो खुद करके देगा सब कुछ। हम उसके एसिड खरीद रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो रिकॉर्ड करेंगे। हम ये जो वैल्यूज लिख रहे हैं ना, ये ऑफिस प्राइस 4,000, हमें 4,000 रुपए क्यों लिख रहे हैं? उसके कारोबार में 4,000 है और असल में उसकी वैल्यू भी 4,000। अगर इस सप्लाईज की मार्केट में वैल्यू जो हमें 4,000 की बोल रहा है, मार्केट में इसकी वैल्यू 2,500 हो, तो क्या उसको आप 4,000 रुपए देंगे? 4,000 रुपए नहीं देंगे। आप बोलेंगे 2,500 रुपए दूंगा इसके। और जब देंगे 2,500 तो यहाँ रिकॉर्ड कितने का करोगे? 2,500। ज्यादा हुई अगर इस सप्लाईज की वैल्यू 4,000 लिखी हुई है उसके कारोबार में, मार्केट में ऐसी ही सप्लाई 6,000 की मिल रही है, तो फिर आपको 6,000 देने पड़ेंगे, वरना वो देगा ही नहीं। और अगर आप नहीं लो तो वो मार्केट में बेच के 6,000 हासिल कर लेगा, तो आपको 6,000 ही देने पड़ेंगे। और जब 6,000 पे करोगे तो यहाँ 6,000 लिखोगे। नहीं पता तो वो बेवकूफ है, और आपको नहीं मालूम तो आप बेवकूफ है। फिर तो जितना पे कर रहे हो उतना रिकॉर्ड कर लोगे कॉस्ट पर। रिकॉर्डिंग किस वैल्यू पे होती है? जितनी पेमेंट की जा रही है। आप जितनी पेमेंट कर रहे हो उतनी रिकॉर्ड कर लोगे। आप 1 रुपया तो सप्लाईज का 1 रुपये से सप्लाईज रिकॉर्ड कर लोगे। मतलब कि कहने का मतलब ऐसा है कि पेमेंट के मुताबिक रिकॉर्डिंग होती है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कंसीडर मार्केट वैल्यूज। क्या मतलब है इसका? मतलब है इफ जो वैल्यूज लिखी हुई है ना हमारे पास उसके पुराने कारोबार की, उन वैल्यूज की पेमेंट नहीं करेंगे आप। पेमेंट तो करेंगे मार्केट वैल्यू के मुताबिक। अगर मार्केट वैल्यू से चेंज है तो वह एसिड भी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा आपकी एंट्री में, भले उसके बिजनेस में कितने का भी लिखा हुआ है। जैसे अभी इक्विपमेंट की क्या वैल्यू लिखी हुई है हमारे इसमें? इक्विपमेंट की वैल्यू 80,000 है ना, लेकिन मार्केट में ये इक्विपमेंट 1,20,000 का है, तो वो 1,20,000 से कम में तो नहीं देगा आपको। आपको 1,20,000 तो देने पड़ेंगे उसको। तब 1,20,000 रुपए देकर अपनी एंट्री में भी यहाँ पे 1,20,000 लिखोगे। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है। आने वाले क्वेश्चन में आएगा। अभी 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, अभी से मार्केट वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब है ये जो वैल्यूज लिखी हुई है यही मार्केट वैल्यूज है। इतने पर ही मार्केट में चल रही है चीजें। कुछ भी आप नहीं 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 भाई, बात गौर से सुने। अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इतने अरसे से। अगर इस मशीनरी की मार्केट में वैल्यू 1,20,000 हो जाए, इट मींस उसकी बुक वैल्यू 1,20,000 हो गई है। ऐसी कंडीशन में हमें उसके कारोबार से कुछ लेना देना थोड़ी है। हम तो 1,20,000 दे रहे हैं उसको, 1,20,000 की रिकॉर्ड कर लेंगे। वो अपने कारोबार में क्या करेगा उसको तो अलग कहानी है ना।
वो ये बोलेगा कि मैंने 1,80,000 रुपए, सॉरी 80,000 रुपए की इक्विपमेंट 1,20,000 में बेचकर 40,000 का गेन कमा लिया। वो उसके अपने बिजनेस के मसला है। हमें क्या देखना है, हमने इक्विपमेंट ली, हमने पैसे दिए, इक्विपमेंट के जितने पैसे दिए उतने से इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी हमने 80,000 दिए ना, तो 80,000 की पेमेंट करेंगे। यहाँ पे दो तरीके, दो एंट्रीज बन रही, दो बंदे एंट्रीज बना रहे होंगे। एक हम बना रहे होंगे, हमारी कंपनी है ईस्टर्न कंपनी, हम खरीद रहे हैं, और एक बना रहा होगा दानिश ब्रदर्स। दानिश ब्रदर्स के बारे में नहीं सोचे हम। यू आर थिंकिंग अबाउट ईस्टर्न कंपनी बिकॉज वी आर परचेजिंग द बिजनेस एंड वी विल इशू द शेयर्स। हम चाहें तो इसको इसके अगेंस्ट, इस कारोबार के अगेंस्ट कैश भी दे सकते हैं, लेकिन हम शेयर दे रहे हैं। जब मशीनरी हो गई, अब बताएं कोई एसिड बचा? एक बच्चा बोल रहा है सर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो लिखा ही नहीं, आप नहीं लिखेंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स लिखेंगे क्रेडिट में, तो आपने लिखा अलाउंस फॉर बैड डेट्स, क्रेडिट करेंगे कितना? 6,000। अब इसके बाद कोई लायबिलिटी वगैरह है? हाँ, एक लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी पहले उसके कारोबार की थी, अभी हमारे कारोबार की हो जाएगी। लायबिलिटी जब हमारे कारोबार में बढ़ेगी तो बढ़कर क्रेडिट होगी। तो हम ये जो एंट्रीज बना रहे हैं अपने कारोबार की बना रहे हैं, उसके कारोबार की बना रहे हैं। हम शेयर इशू कर रहे हैं ना ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हम, तो हम अपने पास लायबिलिटी को बढ़ाएंगे। हम बोलेंगे अब ये लायबिलिटी हमें पे करनी है, लायबिलिटी बढ़ के क्रेडिट हो जाएगी। कितना? 1,20,000। अब हमें इसको पे करना है, किसको? दानिश ब्रदर्स को। तो देखिए ये है वो एसेट्स जो हमने परचेज किए, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, डेबिट को ऐड करें, क्रेडिट को लेस कर दें, तो वो अमाउंट निकलेगा जो हमें उसे देना है। तो ये हम पर लायबिलिटी होगी वेंडर की तरफ, हमें वेंडर को इतनी पेमेंट करनी है। तो आप डायरेक्ट उसे शेयर नहीं देंगे, आप लिखेंगे पेबल टू दानिश ब्रदर्स या पेबल टू वेंडर्स। कितना? देखिए कितना आ रहा है, आप लोग ने कैलकुलेट किया है। डेबिट में से क्रेडिट लेस करें, सुस्ती नहीं करें। परचेज द चलता फिरता कारोबार ऑफ दानिश ब्रदर्स। दानिश ब्रदर्स का कारोबार खरीद लिया हमने। इस एंट्री से यह डिटर्मिनेशन हुआ है कि हमें उन्हें कितने के शेयर देने, गर्दनें नहीं हिलानी है, शेयर देने। कितने के शेयर देने? हमें उन्हें कितने के शेयर देने हैं यार? 1,14,000 के ही देने ना। 1,14,000 की लायबिलिटी आई है ना हम पर। इस बिजनेस की, किसी भी बिजनेस की वैल्यू निकालने के लिए उसके एसेट में से लायबिलिटी क्या की जाती है? डेबिट में से क्रेडिट लेस कर लें आप। Plugged in but not charging. आप लोगों के पास किसी पास लैपटॉप है? Nobody? चलो देखो यार, आपको पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है? 1,14,000। अब यहां पर हमने 3 केसेस दिए हुए। केस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि हम 12,000 शेयर दे रहे हैं। तो ये शेयर मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पे हम दे रहे हैं 11,400 शेयर्स। सही भाई, मैंने चेंज कर दिया। यहां भी मैं चेंज कर, यहां पर कितने? 13,000, चलो चला लेते हैं, और ये भी सही है। पहला वाला मैंने चेंज कर दिया। हम शेयर दे रहे हैं 11,400। तो एक शेयर की मार्केट पार वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। और आपको मालूम है कि शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होता है।
पैसा हमेशा मार्केट वैल्यू की मुनासिबत से आता है, शेयर कैपिटल हमेशा पावर वैल्यू से क्रेडिट होता है, सारे नारे सुन लिए होंगे आप। अब हम उसे पेमेंट कर रहे हैं केस नंबर 1 के तहत। तमाम केसेस की अलग अलग एंट्रीज बनेंगी। हम केस नंबर 1 की एंट्री बना रहे हैं। क्या एंट्री बनेगी? पेमेंट कर लो। पेमेंट करोगे तो ये जो पेमेंट टू दानिश ब्रदर्स है ना, ये लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी, तो इसको डेबिट कर देंगे। और उसको हम क्या दे रहे हैं? शेयर देंगे तो उसको ऑनर बनाएंगे तो उसका कैपिटल क्रेडिट होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन नहीं होती बेटा इसमें, वो कैश वाले में होती है बस। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे कैसे? 11,400 शेयर दे रहे, एक शेयर की पावर वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। शेयर कैपिटल पावर वैल्यू से क्रेडिट होता है ना, मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया? 1,14,000 से लाइबिलिटी डेबिट हो गई, 1,14,000 से ही शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, तो बराबर हो गया ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, कोई डिफरेंस नहीं है। नरेशन अलॉटेड 11,400 ordinary shares of ₹10 each in consideration of running business। ये हो गया। इसके बाद हम एंट्री बनाएंगे किसकी? केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 मतलब क्या है कि अगर ये शेयर ना दिए जाए बल्कि 13,000 शेयर दिए जाए तो क्या होगा? तो फिर हम एज्यूम करेंगे कि ये एंट्री नहीं बनी थी, ये नहीं बनाई हमने एंट्री, पहले यही एंट्री बनी है बस। ये एंट्री सब में कॉमन है। अब इस लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, पेबल टू दानिश ब्रदर्स की। फिर दोबारा आप क्या करेंगे? दूसरी एंट्री बन रही है। 3 केसेस क्यों डाले? ताकि आपको बताया जा सके कि रनिंग बिजनेस में भी प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह आ सकता है। पेबल डेबिट करेंगे 1,14,000 से, लेकिन जब आप शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे, शेयर दे रहे हैं ना उनको, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है पार वैल्यू से। कैसे होगा? 13,000 शेयर दे रहे, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो ये 1,30,000 आ गया। कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो मार्केट वैल्यू की कॉस्ट नहीं है, दिस इज बुक वैल्यू, हमारे लिए कॉस्ट है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये मार्केट वैल्यू के बराबर होती। अगर डिफरेंट होती तो वो मेंशन होती, और लाजमी आप मार्केट वैल्यू पर ही पेमेंट करेंगे, वो बंदा भी मार्केट वैल्यू पर ही बेचेगा। मार्केट वैल्यू कभी भी यहाँ पे सवाल में थोड़ी इधर थोड़ी लिख के देगा। जब वो उसके बिजनेस का डाटा देगा ना, तो जो वैल्यू लिखेगा वो बुक कॉस्ट लिखेगा उसकी वाली, मार्केट वैल्यू अलग से नीचे लिख के देगा। जैसे इस सवाल में देखें आप, इस क्वेश्चन में इसने यहाँ लिखी है मार्केट वैल्यू अलग से नीचे, ये उसके बिजनेस का डाटा है ऊपर, और नीचे यहाँ लिखा है कि मर्चेंडाइज और बिल्डिंग की एग्रीड वैल्यूज ये है, अलग से लिख के देगा। ऊपर तो वही होगी पुरानी वाली वैल्यूज। तो अब हम दे रहे हैं, तो इधर देखिए कमी कहां पर आ गई? डेबिट में जब कमी आती है तो क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम या ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट? ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट। ये क्यों कर रहे हैं हम? ताकि कैपिटल जो ज्यादा क्रेडिट हो गया उसको कम कर सके। कितने से? 16,000 से। बताया है ना मैंने कि दिस इज कॉन्ट्रा शी अकाउंट, दिस इज शी अकाउंट। बैलेंस शीट बनाते वक्त शी अकाउंट में से ही अकाउंट नहीं है भाई, कॉन्ट्रा शी अकाउंट माइनस करके शेयर होल्डर का राइट निकालेंगे, और शेयर होल्डर का असल राइट 1,30,000 नहीं है, 1,14,000 ही है। ये लेस हो जाएगा उसमें से ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट। नरेशन अलॉटेड लॉस थोड़ी है ये। अलॉटेड कितने शेयर्स? 13,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each with discount of ₹16,000 को डिवाइड करो जरा 13,000 से, कितना डिस्काउंट बन रहा है? ज्यादा बन रहा है यार ये। या मैंने तब्दीली की थी वो गायब हो गई। इसको 13,000 नहीं करते यार, इसको कर लेते हैं 12,000, ज्यादा हो गई। असल में डिस्काउंट सिर्फ पावर वैल्यू का 10% होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 12,000 की वजह से अभी भी ज्यादा ही है,
अभी भी डिस्काउंट ही आएगा। कितना डिस्काउंट आएगा? 6000, ये सही है। विद डिस्काउंट ऑफ रुपीज जी 6000 इन कंसिडरेशन ऑफ रनिंग बिजनेस। 6000 टोटल लिख सकते हैं आप। इसके बाद आप कर रहे हैं केस नंबर 3, यानी कि अगर ऐसा ना हो, बल्कि हम कितने शेयर दें? 11000, तो फिर क्या होगा? यही चीज होगी। हम क्या कर रहे हैं? दूसरी एंट्री बन रही है, पहली एंट्री यही है। असल में पहली एंट्री मेन है। कौन कौन से ऐसे, उसी से आप पेबिल का अमाउंट निकालेंगे। क्या होगा? डेबिट उठाने के बाद डेबिट कितनी थी लायबिलिटी? वही आएगी। जबकि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होगा वो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके होगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है? 11000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए, ये आ गया 1,10,000 और बाकी 4000 रुपए का आपका क्या आ जाएगा? ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। क्यों? क्योंकि क्रेडिट में कमी आती है तो प्रीमियम आता है। इसमें डिटेल में बात वहां हो चुकी है। नरेशन, अलॉटेज, कितने शेयर्स? 11,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 each with premium of ₹4,000 in consideration of running business। तो देखिए, इसमें आपने देखा कि जब भी बिजनेस खरीदते हैं तो सारे एसिड डेबिट, फिक्स एसिड को बुक वैल्यू पे लिखो, अकाउंट रिसीवेबल टोटल ही आ रहा है, अलाउंस फॉर एक्शन नहीं लिखा जाएगा, अलाउंस फॉर बेटर से लिखेंगे, फिर डेबिट में से क्रेडिट लेस करके पेबल निकालेंगे, फिर पेबल डेबिट करके शेयर दे देंगे, शेयर कैपिटल पावर वैल्यू से क्रेडिट होगा, डिफरेंस आया तो प्रीमियम या डिस्काउंट में चला जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी है। हसन कंपनी लिमिटेड इज ऑथराइज्ड विद 3 लाख शेयर्स। ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास रुपीज, रुपीज यहाँ पे नहीं है, चेंज करवा लेना, रुपीज नहीं आ सकता ना यहाँ पे। विद 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, 3 लाख शेयर इशू कर सकता है मैक्सिमम। 30 लाख ऑथराइज कैपिटल हो जाएगा। जनवरी 1 को उन्होंने शहबाज का चलता फिरता कारोबार खरीद लिया और शहबाज के बैलेंस शीट आइटम ये लिखे हुए। अब आप मुझे बताएं क्या क्या है शहबाज के कारोबार में? कैश है, नोट रिसेबल है, अकाउंट रिसेबल है। अकाउंट रिसेबल में 1 0 ज्यादा लगा हुआ है। ये अकाउंट रिसेबल जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये 1 लाख है। तो मुझे बताएं आप कि नेट रिलायजेबल वैल्यू कितनी हो गई? 99,000। ये किसके मुताबिक है? किसके मुताबिक है? ये हसन कंपनी लिमिटेड के मुताबिक या शहबाज के मुताबिक? शहबाज के मुताबिक। ये शहबाज के कारोबार की बुक वैल्यूज है। मर्चेंडाइज 3 लाख, लैंड 5 लाख, इक्विपमेंट 1,50,000, इक्विपमेंट का एक्यूमुलेटेड भी दिया है 50। तो इक्विपमेंट की बुक वैल्यू क्या हो गई? इक्विपमेंट की बुक वैल्यू हो गई 1 लाख। नोट टेबल है, अकाउंट टेबल है, सही है। ये बोला ऑल द एसिड अदर देन कैश एंड नोट रिसेबल वर टेकन ओवर। बोला सारे एसिड ले लिए, कैश और नोट रिसेबल को हटा के, कैश और नोट रिसेबल नहीं लिया जा रहा, उसे छोड़ देंगे हम। यानी आप अपनी एंट्री में न नोट रिसेबल लिखेंगे और न ही कैश लिखेंगे, क्योंकि वो हमें दे ही नहीं रहा ये एसिड्स। सही, तो आप इनको नहीं लिखेंगे। दो मिनट, मतलब मेरा चार्ज नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं नॉट चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा है। पता नहीं क्या इशू है इसके साथ। मेरा चार्जर नहीं है, अपना चार्जर भूल चुका हूँ आज। खुश ना हूँ, ये खत्म तो नहीं होगी चार्जर, मैं कहीं से अरेंज कर लूंगा, ऐसी बात नहीं। चार्ज क्यों नहीं हो रहा है?
ऐसी बातें इंग्लिश में बोल दी आपने। तो बहरहाल कहीं से चार्जर अरेंज करेंगे क्लास को रोक के, बहरहाल बाद में करेंगे वो तो। जी बेटा, तो ये बोल रहा है कैश और नॉट रिसीवेबल नहीं लेंगे आप, तो एंट्री में नहीं आएगा। एंड ओनली अकाउंट पेबल वाज एज्यूम। क्या मतलब? अकाउंट पेबल लेंगे मतलब कि लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल एंट्री में लेंगे हम, वो लाइबिलिटी हम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई आप लोग गौर से देखें ना सवाल को। वो बोल रहे हैं एसिड में से कैश और नोट रिसीवेबल नहीं लेंगे और लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल एज्यूम कर रहे हैं बस। इसका मतलब है नोट पेबल की लाइबिलिटी नहीं ली जाएगी। अल्लाह के बंदो, एक्सचेंज में कंपनी ने 96,000 शेयर्स दिए, आगे नहीं बढ़ना। अब मुझे बताएं क्या किसी एसिड की मार्केट वैल्यू बताई है इन्होंने? नहीं, ना किसी एसिड की वैल्यू चेंज की है। बस इसमें तीन चीजें छोड़ देंगे आप, तीन टाइटल, कैश, नोट रिसीवेबल और अकाउंट और नोट पे एंट्री बना देंगे। भाई आसान कंपनी लिमिटेड की पहली एंट्री बनाते हैं। अच्छा, इसमें मैंने केसेस नहीं डाले, डायरेक्ट बस एक ही एंट्री बनेगी पेमेंट वाली। चलो पहली एंट्री बनवाओ, क्या क्या डेबिट होगा? कैश डेबिट कर दूं? अकाउंट रिसीवेबल से कहानी शुरू होगी। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट 1 लाख और मर्चेंडाइज डेबिट 3 लाख। फिर लैंड डेबिट 5 लाख और इक्विपमेंट डेबिट 1,50,000 नहीं आएगा, 1 लाख एक्यूमुलेटेड लेस करके लिखेंगे। ये बताया तो था मैंने, बुक वैल्यू पे आएगी फिक्स एसिड। और बताओ, एसिड भी हो गए सारे। अब अकाउंट पेबल थोड़ी आएगा, पहले अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा। पहले सारे एसिड लिखते हैं ना, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट कितना? 1,000। अब वो जो लाइबिलिटी ली जा रही है उसे क्रेडिट कर देंगे, अकाउंट टेबल क्रेडिट 40,000। उसी पैटर्न में देखिए जो मैंने आपको शुरू में लिखवा दिया है, उसी पैटर्न में एंट्री बन रही है, ऐसी बननी चाहिए 40,000। अब डेबिट में से क्रेडिट लेस करके हम निकाल लेंगे पेबल टू दानिश ब्रदर्स। कौन है? दानिश ब्रदर्स है ना, शहबाज है। हसन ने तो खरीदा है, हम हसान है। कितना आ रहा है बेटा? 9,59,000 की लाइबिलिटी हम पर आ गई। इतने के मतलब इतनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट शेयर दिए जाएंगे। नरेशन, परचेज द चलता फिरता कारोबार ऑफ शहबाज, सोल प्रोप्राइटरशिप का कारोबार खरीदा। अब आप उसका पेमेंट कर दें दूसरे एंट्री में। पेमेंट करते वक्त कितने शेयर दे रहे हैं? 96,000। आप क्या करेंगे? पेबल टू शहबाज डेबिट कितना? 95,90,000। अब देखिए, आप पहले से ही ये देख लें कि 96,000 शेयर दे रहे हैं, एक शेयर की वैल्यू पार वैल्यू 10 रुपए है, ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपए। तो फर्क आ रहा है ना, फर्क आ रहा है या नहीं? तो बस सही ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आप एक लाइन छोड़ के क्रेडिट कर दें। कैसे करेंगे? क्वांटिटी ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए। तो ये हमारे पास आ गया 9,60,000। अब कमी कहां पर है? कितनी कमी? 1,000। और डेबिट में कमी है तो ये ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट आएगा, दैट इज कॉन्ट्रा शी अकाउंट। ये बाद में आके कैपिटल में से लेस हो जाएगा। नरेशन, अलॉटेड 96,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 each with discount of ₹1,000 in consideration of रनिंग बिजनेस। ये तो रनिंग बिजनेस वाली कहानी खत्म हो गई। परचेज भी करने की एंट्री बना ली, पेमेंट की एंट्री भी बना ली। इसके अलावा जो भी लिखा हुआ होगा उसका ताल्लुक रनिंग बिजनेस से नहीं होगा ना। उन्हें तो आगे क्या लिखा हुआ है? कंपनी ने एडिशनल शेयर इशू किए
40,000 के 10 रुपए उसकी पार वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 12। किसको इशू किए? शहबाज को मजीद दोगे उसके पूरे पैसे देने के बाद, और यहाँ लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू 12 है, किसको दिए? तो ये भी तो अपने ही शेयर दिए थे। तो बिजनेस के अगेंस्ट पेमेंट हो गई, तो मजीद जो शेयर दे रहे हैं किसको दे रहे हैं? पब्लिक को दे रहे हैं। ये क्या है? ये इश्यूएंस ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन ऑफ कैश है, विदाउट एप्लीकेशन वाला। इसकी मैंने 3 एंट्रीज करवाई थी, सिर्फ 3 एंट्री थे उसकी। विद एप्लीकेशन के 9 केसेस थे, विदाउट एप्लीकेशन की 3 एंट्रीज थी। उनमें से एक एंट्री मांग ली इन्होंने, तो बना देते। 40,000 शेयर दे रहे हैं। कैसी एंट्री बनती थी उसकी? पैसा हमेशा मार्केट वैल्यू की मुनासबत से आएगा। कैसे? कितने शेयर दे रहे हो? 40,000 मल्टीप्लाई बाय ₹12, कितना हो गया? खुद ही कर ले इंसान। और शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। और मुझे मालूम है कि पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिफरेंट है, तो प्रीमियम का अकाउंट आना है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है। तो मैं एक लाइन छोड़ूंगा और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट करूंगा। कैसे? ₹10 कितना हो गया? 4 लाख। कितनी कमी है? 80,000। यह कहलाएगा ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम। ये नॉर्मल सी एंट्री बीच में डाल दी, ताकि आप ये ना समझे कि अगर रनिंग बिजनेस का सवाल आ रहा है तो उसमें कोई और एंट्री डाल के नहीं दे सकता। दे सकता है। अलॉटेड 40,000 ordinary shares of ₹10 each with premium of ₹2 each to public। पब्लिक को दे दी हमने शेयर। ये सवाल भी, इसकी भी एंट्रीज बन गई। अब थर्ड वाला जो है, वो देखते हैं सवाल, फिर उसको सॉल्व करेंगे। हीरो पकवान लिमिटेड was incorporated with 2 lakh shares of 10 each। असल में ये 2000 आई थिंक 6 की बात होगी। बीकॉम पार्ट 2 का बैच था, उसमें 2 दोस्तों ने एडमिशन लिया। बहनें थी, बहुत ज्यादा परेशान करती थी क्लास में दूसरे बच्चों को। तो एक आती थी एक ऐसी गली से जिसके कोने में हीरो पकवान था, तो मैंने उसका नाम हीरो पकवान रख दिया था। उसका नाम मुझे याद भी नहीं था। हीरो पकवान लिमिट, मतलब हीरो पकवान नाम था उसके। एक दोस्त भी आती थी। एक दफा इनकम स्टेटमेंट बना, उसमें पता नहीं प्रॉफिट वगैरह आया क्या आया, तो सो रही थी वो, शायद क्लास में सो रही थी, मतलब कि वो कहीं और गुम थी। तो मैंने उससे सवाल पूछ लिया, तो बोले सर हाय हाय ये क्या हो गया। इनकम स्टेटमेंट की तरफ देख के उसने बात की, तो उस दिन मुझे मौका मिल गया और मैंने उसका नाम हाय हाय रख दिया। तो हाय हाय ये भी बहन थी और हीरो भगवान भी बहन थी। ये सारे उसी क्लास के स्टूडेंट के नेम से। ऊपर तो लड़कों के नाम लड़कों के नाम ही है। शहबाज, ऊपर जो शहबाज नजर आ रहा है ना आपको, ये लड़का सिर्फ उस दिन आता था जिस दिन उसे फीस देनी होती थी। ये तो मतलब एबनॉर्मल किस्म के होते हैं ना, उन्हीं के नाम आते हैं इसमें। तो आता था कार में बैठ के, फीस देता था और फिर उसके बाद नहीं आता था। पूरे साल सिर्फ फीस देने के दिन आता था। और उसका उस क्लास में एक और लड़का पढ़ता था, हसन नाम था उसका। पूरी क्लास में 39 स्टूडेंट्स थे, उसमें एक लड़का था। तो इसी वजह से उस लड़के को मैं आगे बिठाता था। वो तो आता ही एक दिन था ना, उसको छोड़ो, लड़का था क्या था। बाकी बहनें सारी पीछे बैठती थी, तो वो जैसा बैठता था वैसे ही बैठा रहता था, हिल भी नहीं सकता था। और उस वक्त बच्चे बड़े शरीफ होते थे, अपने काम से काम रखते थे। बैठा। और पहले में कौन है? ये तो मैंने ऐसी नाम डाला। तो अल्लाह इन सब पे रहम फरमाए। अब तो पता नहीं कहाँ होंगी।
तो इनका कारोबार देखिए, हाई हाई का चलता फिरता कारोबार खरीद लिया, और हाई हाई के कारोबार में क्या क्या मौजूद है ये आपको नजर आ रहा है। कैश, बैंक अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल। अब मैंने कहा इन तीनों सवालात में मैंने बैड डेट्स के डिफरेंट नेम्स यूज किए हैं याद करवाने के लिए। मर्चेंट इन्वेंटरी, सप्लाईज, लैंड, बिल्डिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्ट, ये सब दिया हुआ है। नीचे इन्होंने क्या बोला कि कंपनी टू कवर ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश एंड सप्लाईज। कैश सप्लाईज नहीं लेनी और सैलरी पेबल भी नहीं लेनी। हम इस बिजनेस को खरीद रहे हैं लेकिन ये दो एसेट एक लाइबिलिटी हम छोड़ देंगे। और मर्चेंडाइज की जो वैल्यू है वो मार्केट में 4,50,000 है तो ये लेंगे, और बिल्डिंग की वैल्यू 1,40,000 लेंगे। अब देखिए मर्चेंडाइज के ऊपर वैल्यू कितनी है, 5 लाख, वो कितनी बोल रहे हैं, 4,50,000। 4,50,000 मर्चेंडाइज की है, बिल्डिंग की 1,40,000 है। बिल्डिंग के ऊपर बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख नहीं, बिल्डिंग की बुक वैल्यू बोलोगे ना, नए बिजनेस में बिल्डिंग तो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। देखिए फिक्स एसेट में लैंड 2 लाख की है, 2 लाख की रिकॉर्ड होगी। बिल्डिंग अगर मार्केट वैल्यू ना देता आप कितने की रिकॉर्ड करते, 1,25,000 की माइनस करके, लेकिन आप कितने की रिकॉर्ड करेंगे, 1,40,000 की, और ये दोनों छोड़ देंगे। और मशीन की मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको कितने का रिकॉर्ड करेंगे, 40 का। लायबिलिटी में देख आएगी तो आसान सी एंट्री हो जाएगी। अब इसकी आप लोग बनवाएंगे, चलो बनवाओ, एहतियात से बनवाइएगा। हीरो पकवान ने हाई हाई का कारोबार खरीद लिया। सबसे पहले तो कैश छोड़ देंगे, आप नहीं ले रहा हूं, बैंक से शुरुआत होगी। कितना बैंक है, बैंक डेबिट ₹1 लाख, और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा 2 लाख। अब इसके बारे में कोई भी बात नहीं बोल रहा तो 2 लाख लिख देंगे। बाकी मैंने अकाउंट रिसीवेबल के बारे में जो हो सकता है वो मैंने लिख के दे दिया। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितना, 2 लाख। और कौन सा एसिड है, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल बाद में आएगा। इन्वेंट्री 5 लाख लिखी हुई है क्योंकि उसकी वैल्यू नीचे 4,50,000 दी जा रही है। एग्रीड या मार्केट वैल्यू तो हम सारी वैल्यू छोड़ देंगे और मार्केट वैल्यू यानी कि एग्रीड वैल्यू ले लेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 4,50,000 और सप्लाईज 20,000। सप्लाई नहीं ले रहे, सप्लाईज भी छोड़ देंगे। लैंड लेंगे 2 लाख, और बिल्डिंग की वैसे जो बुक वैल्यू है वो है 1,25,000, लेकिन हम कितनी लेंगे, नीचे जो एग्रीड वैल्यू दे रहा है 1,40,000। बिल्डिंग डेबिट 1,40,000, और बिल्डिंग के बाद मशीन के बारे में कुछ भी आगे नहीं बोल रहा तो बस इसकी बुक वैल्यू ले लेंगे 40। मशीन की बुक वैल्यू 40,000, और फिर उसके बाद पहले अलाउंसेस लिखेंगे। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो आता ही नहीं, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल आएगा 10,000, इसे क्रेडिट कर देंगे। अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल कितने से होगा, 10,000। फिर लाइब्रेरी क्रेडिट होगी तो लाइब्रेरी में हमारे पास एक ही लाइब्रेरी आएगी, अकाउंटेबल 30,000। सब ले लिए हमने 30,000। अब डेबिट में से क्रेडिट लेस करके आप लाइब्रेरी निकाल लें, दैट इज पेबल टू हाई हाई इंटरप्राइजेस। अच्छा मैंने इनके फजूल में नाम नहीं रखे थे, ये इस किस्म के थे कि इनके नाम रखने चाहिए थे। आप लोग नाम रखें किसी का, तुम्हारा रख दूंगा। एक का मैंने नाम रखा था, लड़का था, तो फर्स्ट टाइम में वो आया, मैं बहुत सख्ती करता था आईकॉम में। पहली क्लास में किसी को मैं मारता था पकड़ के, पूरे 4 साल बच्चे सीधा पढ़ते थे, लेकिन मैं उसको मारा नहीं। तो पीछे बैठा हुआ है, मैंने कोई सवाल पूछा, पता नहीं क्या सवाल था, मुझे याद नहीं है। तो बहन की तरफ देख रहा है और बोल रहा है समझौता कर लेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसका उस वक्त मैंने नाम रख दिया समझौता। और अब तक उसके क्लास फेलोज और एकेडमी के तमाम लोग उसे समझौता ही बोलते हैं, उसका नाम लोगों को नहीं मालूम, उसका नाम समझौता है। और वो बोलता है कि मुझे यही बोला जाए, अच्छा लगता है। अब तो मेरा CSS कर रहा है वो, देखिए शायद उसका हो जाए, निकल जाए पेपर।
इंग्लिश उसने बहुत बेहतरीन इंग्लिश हो गई उसकी इंग्लिश पढ़ेंगे आप बोलेंगे यार, और बहुत ना पढ़ने वाला बच्चा था लेकिन उसने कंटिन्यूसली मेहनत की और अच्छा हो गया और उसको थोड़ा असर आ गया। वो इतना मतलब वो लड़का अच्छा था, मैंने गलत प्रिडिक्शन की लेकिन नाम तो पड़ गया उसका बहरहाल, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। जिंदा है। बताओ कितना पेमेंट करनी है हाया एंटरप्राइजेस? 10,90,000 की लाइबिलिटी आ गई। अब नरेशन लिख देंगे, क्या नरेशन आएगी? परचेस्ड द चलता फिरता कारोबार ऑफ हाय इंटरप्राइज। कोई हमने छोड़ा तो नहीं है ना एसेट? हाँ ये भी है। अब पेमेंट करेंगे इसको। अब पेमेंट कितनी कर रहे हैं, कितने शेयर दे रहे हैं? 1,09,000। और यहां लिख दिया देखें, ये शेयर एट पार इश्यू हो रहे हैं। एट पार मतलब मार्केट वैल्यू पार वैल्यू बराबर है। एट जिसके साथ लगा होता है वो मार्केट वैल्यू होती है ना। ओके, तो आप क्या करेंगे? पेबल टू हाई इंटरप्राइजेस डेबिट करेंगे और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे। कैसे? 1,09,000 मल्टीप्लाई बाय ₹10 कितना आ गया? ये 10,90,000। तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, तो ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट। नरेशन अलॉटेड 1,09,000 ऑर्डिनरी शेयर्स of ₹10 each in consideration of running business। तो देखिए ये हमारे पास एंट्री बनाने का तरीका है किसका? रनिंग बिजनेस का। यहां मैंने सारी चीजें लिख दी, बाकी मैंने तीनों आपको सॉल्व करके दिखा दिए। लेकिन रिसीवेबल के अंदर वो ये काम कर सकता था कि वो बोलता कि हाय का रिसीवेबल कितने का है? 2 लाख। वो बोलता है इसमें से 20,000 को राइट ऑफ कर दो, 180 हो गया। फिर वो बोले नेट रियलाइजेबल वैल्यू 1,75,000 होनी चाहिए। तो फिर अलाउंस ऑफ एडेट्स कितना लेते? और से नहीं सुना आपने? 2 लाख रुपए अकाउंट में से मिला है ना, वो बोल रहा है इसमें से 20,000 राइट ऑफ कर दो। तो राइट ऑफ की एंट्री नहीं बनानी आपने, आप तो कारोबार खरीद रहे हैं। तो आप बोलेंगे भाई 1,80,000 का रिसीवेबल है। फिर वो बोल रहा है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू 1,75,000 होनी चाहिए। तो 5,000 का क्या रिकॉर्ड कर लोगे? अलाउंस ऑफ एडेट्स। और जो 1,000 का 10,000 का अलाउंस ऑफ एडेट्स दिया है तो छोड़ दोगे। अगर वो बोलता है कि भाई 2 लाख का रिसीवेबल है, 30,000 राइट ऑफ कर दो, 1,70,000 हो गया। फिर वो कह रहा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ना 1,50,000 करो, तो 30,000 का अलाउंस ऑफ एडेट्स रिकॉर्ड कर दो। इस तरीके से आ सकता है। सही बेटा, ये मैंने आपको एंट्रीज करवा दी। अच्छा, तो अब इसके बाद हमें इनकी बैलेंस शीट्स बनानी है। बैलेंस शीट्स बनाने के लिए देखें बहुत सिंपल सी चीज है कि जो एंट्रीज में आया है बैलेंस शीट उसी से बनेगी। जो टाइटल एंट्री में मौजूद ही नहीं है वो बैलेंस शीट में थोड़ी आएगा, क्योंकि हमने उसके जो बिजनेस हमने खरीदा उसके लिए हमने ये एंट्रीज बनाई है। फॉर एग्जाम्पल के उसमें पहले वाले केस में, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम केस नंबर 1 के साथ बैलेंस शीट बना लें या 2 के साथ बना लें या 3 के साथ बना लें? एक की बना लेता हूँ मैं केस नंबर 2 के साथ बना लेता हूँ। चले, तो पहली एंट्री और केस नंबर 2 की जो ये इश्यूएंस की एंट्री है इसके साथ बैलेंस शीट बनेगी। तो इसके लिए आप देखें कौन कौन से एसेट्स आपको इन दोनों एंट्रीज में नजर आ रहे हैं। कैश, अकाउंट रिसील, मर्चेंट इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाइज और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, ये करंट एसेट है। मशीनरी फिक्स एसेट है। इसके अलावा अकाउंट पेबल लायबिलिटी है। और पेबल का अकाउंट पेबल टू दानिश ब्रदर्स, ये तो क्रेडिट था, डेबिट होके क्लोज हो गया, ये नहीं आएगा। लेकिन ये 2 अकाउंट जो शी और काउंटर शी अकाउंट हैं ये बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। बिजनेस का नाम क्या है? ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड। हम यहां पर ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ईस्टर्न कंपनी
मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको हसान वाली बना के दिखा देता हूँ। तो हसान वाला सवाल बड़ा था ना, ये हसान वाले की एंट्री है, तो आप क्या करेंगे, पहली दूसरी एंट्री को मिला के बैलेंस शीट बना देंगे, बाकी मैं भेज आपको सारी दूंगा। सही। एक ही तरीका होगा, आप चाहे क्वेश्चन 1 की बनाए, 2 की बनाए या 3 की बनाए, तो जितना भी एंट्री में होगा वो सब ऐड करके या लेस करके लिखेंगे। जैसे कैश पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है, फिर क्रेडिट हो रहा है, तो फिर माइनस करके लिखोगे। एसिड साइड के पहले कौन से एसिड आएंगे, नॉन करंट एसिड। बैलेंस शीट उल्टी बनती है ना, पहली बात है एसिड साइड वहां पे, इक्विटी साइड वहां पे, ब्रिटिश बैलेंस शीट है, ब्रिटिश बैलेंस शीट उल्टी बनती है। तो पहले नॉन करंट एसिड लिखे जाते हैं। हसान कंपनी लिमिटेड के जो एंट्रीज थी उसमें कितने नॉन करंट एसिड नजर आ रहे हैं आपको, लैंड, बिल्डिंग और मशीन, तीनों लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे, लैंड, बिल्डिंग और मशीन। तीनों एसिड लिखे जाएंगे। क्या क्या वैल्यूज है उनकी जी। लैंड की वैल्यू कितनी है भाई, 2 लाख, फिर 1,40,000 और 40,000। तो आप यहां लिख लेंगे 2 लाख, 1,40,000 और 40,000, और इनको टोटल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल नॉन करंट एसिड। वो बच्चों वाली बैलेंस शीट है, ये बना रहे हैं बस हम। टोटल नॉन करंट एसिड, फिर उसके बाद आपके पास आएंगे करंट एसिड। यहां पे आप हेडिंग डाल देंगे करंट एसिड्स की। करंट एसिड में कौन कौन से एसिड्स हैं हमारे पास, यहां देख लें। एंट्री से बनती है बैलेंस शीट, क्वेश्चन से नहीं बनाइएगा। उसका रीजन ये है कि कुछ वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, कुछ टाइटल्स हम नहीं ले रहे होते। अगर आप क्वेश्चन से देख के बनाएंगे तो हो सकता है बैलेंस शीट में वो टाइटल्स भी लिख दें जो कि एंट्री में नहीं आए थे, या वैल्यूज आप गलत लिख दें। मार्केट वैल्यूज लेने की वजह से वैल्यूज तब्दील हो जाती है ना, तो इसी वजह से आप एंट्री से बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी, रनिंग बिजनेस। बैंक अकाउंट रिसीवेबल, तो हम लिख देंगे बैंक वहां जा रहा है जी। बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल है, और बैंक को हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट इनर में। कितना बैंक है, 1 लाख, अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख, लेकिन उसमें से अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल भी लेस होगा 10,000। बैलेंस शीट में ऐसे लिखते हैं ना, तो बैंक 1 लाख लिख के अकाउंट रिसीवेबल को यहाँ 2 लाख लिखेंगे, और इसमें से लेस फरमाएंगे अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल। कितना था अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल, 10,000। ये लेस करके, ये बैलेंस शीट आपको आती है, बस मैं ऐसे ही बनवा रहा हूं। इससे बड़ी बड़ी बैलेंस शीट बनवाई आपने, 1,90,000 आ गया। फिर उसके बाद कोई सा करंट एसिड है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 4,50,000, बस करंट एसिड खत्म। तो आप नेक्स्ट एसिड लिख लेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, कितनी, 4.5 लाख। आपके करंट एसिड खत्म हो गए, इनको टोटल कर लेंगे। ये आ गया आपके टोटल करंट एसिड। क्या हो रहा है, खत्म हो गया। अब आप आएंगे इक्विटी साइड पर। इक्विटी साइड पे पहले लायबिलिटी पोर्शन नहीं बनता, पहले बनता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। और शेयर होल्डर इक्विटी में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, इसमें 3 पोर्शन बनते हैं शेयर होल्डर इक्विटी के। एक पोर्शन बनता है ऑथराइज कैपिटल का, जो सिर्फ लिखा जाता है, टोटल में काउंट नहीं होता। दूसरा इशूड एंड पेड अप कैपिटल का। तीसरा पोर्शन और आएगा प्रॉफिट वाला, वो आगे अगले क्वेश्चन, अगले न्यूमेरिकल को करेंगे तो आएगा वो, जो मैं आपको अगला बताऊंगा। तो पहले आप लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल,
ऑथराइज कैपिटल में क्वेश्चन से देखना पड़ेगा, तीसरे क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल क्या लिखा हुआ है, 2 लाख शेयर 10-10 रुपए वाले। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू ₹20 lakhs। जी 0 तो हमें सही लगाएं। $2 मिलियन हो गया। इसको सिर्फ लिखते हैं, टोटल वोटल में से काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद हेडिंग आएगी इशूड एंड पेड अप कैपिटल। ये वो अमाउंट होता है जो हमने पब्लिक से लिया होता है। इसमें आपके पास 3 किस्म के अकाउंट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, एक शेयर कैपिटल, एक शेयर प्रीमियम और एक शेयर डिस्काउंट। शेयर कैपिटल में शेयर प्रीमियम को ऐड करते हैं, शेयर डिस्काउंट को लेस करते हैं, तो इशूड एंड पेड अप कैपिटल आया था। अभी तक आपको ये पता है बस। तो इसको हम एंट्री से देखेंगे। तो एंट्री में हमारे पास सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ही नजर आ रहा है, ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है। फिर इसका मतलब है यही हमारा इशूड एंड पेड अप कैपिटल हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम या डिस्काउंट होता, जो कि पिछले क्वेश्चन में है, आप करिएगा खुद ही उसको, 10,90,000 रुपए लिख देंगे और इसी को अपना टोटल इशूड एंड पेड अप कैपिटल बना लेंगे। अगर वो होते तो माइनस प्लस हो जाता ना, नहीं है तो फिर टोटल इशूड एंड पेड अप कैपिटल। अमेरिकन कहते हैं इसको पेड इन कैपिटल, इशूड एंड पेड इन कैपिटल। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होता है ना। अब अगर प्रॉफिट वाला पोर्शन होता तो वो भी शेयर होल्डर का राइट होता, तो उसमें ऐड कर देते, लेकिन वो नहीं है। तो अगर प्रॉफिट वाला पोर्शन होता ना तो रिटेन अर्निंग्स उसका टाइटल आता है, आप पढ़ेंगे अभी आगे। तो उसमें ना इसको ऐड कर देते हैं 10,90,000 को, तो फिर टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आती है, लेकिन नहीं है ना यहाँ पर। इसी को हम बोल देंगे शेयर होल्डर इक्विटी। जो हमारे पास 10,90,000 आया है, इसी को हम क्या बोल देंगे, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। लेकिन अब प्रॉफिट का सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ना हमारा इशूड एंड पेड अप कैपिटल का, वो यहां तक खत्म हो गया। ये पोर्शन है, इसमें और अकाउंट हो सकते थे, रिटर्न एंड उसका शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, शेयर डिस्काउंट। इसके बाद एक पोर्शन और बनता है, फिर 10,90,000 में वो ऐड होगा, मैंने ज्यादा लिख दिया ना, 10,90,000 में वो ऐड होगा, फिर टोटल शेयर होल्डर का राइट आएगा। वो आगे वाली बैलेंस शीट में आप देखेंगे। तो ये टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आ गई। इस शेयर होल्डर इक्विटी के सेक्शन को सीखने के लिए ही हम ये कंपनी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, और एंट्रीज भी आनी चाहिए। ये शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन अब फैलेगा, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें ये काफी फैल जाएगा। आपको न सिर्फ इसकी प्रेजेंटेशन, बल्कि इसमें आने वाले अकाउंट्स का नाम, नेचर और मीनिंग पता होनी चाहिए। इसके बाद एक पोर्शन बनेगा हमारा किसका, लायबिलिटी पोर्शन। लायबिलिटी आएगी ना। लायबिलिटी में हमारे पास सिर्फ यहां पर एंट्री में एक ही लायबिलिटी नजर आ रही है, दैट इज अकाउंट्स पेबल। ओके, पेबल टू हायर एंटरप्राइजेस तो खत्म हो गया, तो हम अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर देंगे, मतलब लिख देंगे। सॉरी, जी अकाउंट्स पेबल, कितना अकाउंट्स पेबल 30,000, और यही हमारी टोटल लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि और लायबिलिटी हमारे पास है नहीं। और इधर हम लिख देंगे क्या, टोटल लायबिलिटीज। हम इन दोनों साइड्स को टोटल कर लेंगे, एसेट और इक्विटीज बराबर आनी चाहिए। बस इसमें कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट इसकी सिंपल सी है। आपको फोकस किस पे करना है, शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन पे। उसकी वजह क्या है कि शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन में न्यू टाइटल आ रहे हैं। एसेट साइड तो वैसी बन रही है जैसे पहले बनती थी, उसमें कोई तब्दीली थोड़ी है, ना लायबिलिटी में कोई मसला हुआ है अभी फिलहाल। शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन में प्रॉब्लम है, इसमें है सीखने वाली चीज। बाकी बैलेंस शीट आप लोग देख लेंगे, रनिंग बिजनेस करवा दिया मैंने आपको। देखिए हमने क्या क्या कर लिया, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स का पहला पॉइंट दूसरा कर लिया, तीसरा भी कर लिया। ये मैं आपको दे दूंगा, ये आप लोग खुद करेंगे, ये हुआ है रिकॉर्ड। अभी मैं आपको ये वाला पॉइंट पढ़ाऊंगा, इश्यूएंस शेयर्स इन कंसीडरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। लेकिन उससे पहले
मैं आपको लायबिलिटी का बता दूं, कोई भी लायबिलिटी हो उसके अगेंस्ट शेयर देना है तो क्या करोगे, लायबिलिटी को कम करके डेबिट कर दोगे और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। फर्क आ रहा है तो प्रीमियम डिस्काउंट में डाल दोगे, खत्म हो गया ये। किसी भी किस्म की लायबिलिटी हो, ये आगे जाके आप काफी पढ़ेंगे, बॉन्ड पेबल के अगेंस्ट होता है, वो देख लेंगे आप आगे। अभी तो हमें करना है इश्यूएंस ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तो एक बच्चा बोला साहब ये खत्म हो जाएगा 6 में। हाँ अभी तक का तो खत्म हो जाएगा, आगे जाके इसमें चीजें आ सकती हैं। आप लोग पढ़ेंगे एडवांस अकाउंटिंग तो उसमें कंपनी अकाउंटिंग इन्वॉल्व होगी, तो ये बहुत सारी चीजें बार बार आपको मिलेंगी, लेकिन आपको पता होगा पहले से। हाँ बना दूंगा, उसमें क्या है, लायबिलिटी के अगेंस्ट शेयर देना, लेकिन जरूरत नहीं है। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पढ़ना है, ये पढ़ के मेरा काम खत्म हो जाएगा और आपको 14 पॉइंट पढ़ के इसे फाइनलाइज कर देना है। 14 पॉइंट में बहुत सारी चीजें हैं। 14 पॉइंट में इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, कंप्लीट बैलेंस शीट आपको बनती हुई नजर आएगी। मैंने सर्विसिंग बिजनेस उसमें लिया है ताकि सवाल आसान रहे, क्योंकि मेरा मकसद उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाना नहीं है, मेरा मकसद आपको शेयर होल्डर इक्विटी का पोर्शन सिखाना है। आप उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डिविडेंड के सारे चक्कर हैं। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। अब सबसे पहला सवाल हम पढ़ लें, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, ये हसान कंपनी की बैलेंस शीट हमने बनाई थी अभी, यहां से जी। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता क्या है, क्या बोलते हैं इसको, बोलिए क्या जी, पीली मिली, पीली मिली नहीं है, पीली मिली क्या है भाई, प्रीलिमिनरी। बोले आप बोल दें, आप नहीं आई है अभी, आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को बोलिए, स्पीक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। हाँ चीली मिली खा रही हैं आप लोग जी, हाँ हाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, हाँ सही बोलते हैं, पीली मिली करते हैं जी। हाँ पूरा साथ बोलने के चक्कर में नहीं बोल पाता इंसान को। प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी तो एक वर्ड मैंने आपको शायद ना बताया, हम लोग जब इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे थे, ये रिसर्च का एक सब्जेक्ट है, उसमें एक वर्ड आया था हेट्रोस्केडास्टिसिटी। हेट्रोस्केडास्टिसिटी बोले, हेट्रोस्केडास्टिसिटी तो मतलब ये पूरी क्लास में किसी को बोलना नहीं आता, हमारे टीचर के अलावा। हेट्रोस्केडास्टिसिटी नहीं बोल रहे ना, मैं फंस जाते हैं। तो मैंने घर पर आके इसको सिलेबस वाइज तोड़ा, इसकी प्रैक्टिस की बोलने की, जबान पे नहीं चढ़ता ना, तो फिर आ गया बोलना। यानी हर चीज इंसान कर सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो करिएगा प्रैक्टिस जाके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की। हो गया तो हो गया ना, नहीं हुआ तो वो लोग प्रैक्टिस करें। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी इनिमिनी नहीं है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। चले आ जाए। अरे भाई आपको अगर किसी को बोलना है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलना है, आप बोलना चाह रहे थे लेकिन आपके मुंह से नहीं निकल रहा, तो अजीब सी बात ही हो जाएगी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस सही हो गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को प्रीलिमिनरी मतलब इब्तिदाई, इसका मतलब होता है इब्तिदाई। प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, किसी ना किसी में होगा यार, इसमें नजर नहीं आ रहा। इसमें से बताया था, इसमें होगा। 2 मिनट। तो देखिए ये यहां पे लिखा हुआ है, तो हम इसी में से देख लेते हैं, क्योंकि यही मैं आपको भेजूंगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब क्या है, सबसे पहला सवाल।
तो ये जो है इसका दूसरा वो है नाम है ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कौन कहता है? ब्रिटिशर्स, सॉरी अमेरिकन्स। ब्रिटिशर्स कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब क्या है? जब कंपनी फॉर्म होती है तो उसकी फॉर्मेशन, यानी जो हमने बताया था ना कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आइडिया जनरेशन से लेकर जब तक कंपनी ऑपरेशन स्टार्ट ना कर दे तब तक की सारी पेमेंट किस में काउंट होंगी? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब इसमें क्या क्या आता है लिखा हुआ है, देखिए पहले लिखा हुआ है इसमें, पेमेंट मेड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ आइडिया जनरेशन of company in issuance of certificate to commence business are included in preliminary expense। सब इसमें शामिल है। एग्जाम्पल दे दिए कुछ, रजिस्ट्रेशन की फीस लग गई, शेयर प्रिंट करवा लिए, अंडर राइटर तो पता है आपको, अंडा पराठा, उसको आपने फीस दे दी, कमीशन दे दिया, पब्लिकेशन करवा ली प्रोस्पेक्टस की। अरे अगर शेयर प्रिंट तो होते हैं लेकिन वो पब्लिक को नहीं देते प्रिंटेड शेयर, वो सीडीसी में जमा हो जाते हैं, वन टाइम प्रिंटिंग होती है। तो इस तरीके के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, या लीगल एडवाइजर को फीस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हो रहे हैं, ये सारे खर्चे प्रोमोटर्स अपनी जेब से दे रहे होते हैं। तो कंपनी तो फॉर्म हुई भी नहीं होती, ना कंपनी का अकाउंट होता है, ना उसमें कुछ पैसा होता है। तो ये सारे जो प्रोमोटर्स हैं ये अपनी जेब से पैसा देते रहते हैं और रसीदें जमा करके फाइल में रखते रहते हैं। जब कंपनी फॉर्म हो जाती है, उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो वो सारी रसीदें जमा करवा देते हैं कि ये पैसे हमें दो, ओके, तो कंपनी के लिए हुए थे, हमने अपनी जेब से पे किए। तो कंपनी उस दिन उनको वो पेमेंट करती है और एंट्री बनाती है बाकायदा, बैंक क्रेडिट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट। अगर आप फर्नीचर खरीदे, मशीन खरीदें, तो आप एंट्री बनाएंगे बैंक क्रेडिट फर्नीचर डेबिट, तो एक फिजिकल एसेट आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसमें जो आपने ये पेमेंट की है बैंक क्रेडिट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, तो पेमेंट के वक्त हमें ये फैसला करना पड़ता है ना कि आए कि पेमेंट एसिड की है या एक्सपेंस की है। हाँ तो बताएं, ये पेमेंट एसिड की है या एक्सपेंस की है। नाम के साथ अगर एक्सपेंस लगा हुआ है तो धोखा ना खाएं। आप मुझे बताएं, जो आपने ये सारे पेमेंट्स की हैं, ये आपको कब तक बेनिफिट देगा? उसी साल बेनिफिट देगा जिस साल कंपनी बनी है, या जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक आपको ये फायदे मिलते रहेंगे ना। दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर। तो इसका मतलब है ये आपको 1 से ज्यादा साल तक फायदा देंगे। कब तक? जब तक कंपनी चलेगी। कंपनी कब तक चलेगी ये आपको नहीं पता, लेकिन है तो ये एसिड, क्योंकि देखिए मैंने लिख भी दिया है, दिस इज एसिड, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में फायदा देगा। प्लांट एसिड मींस 1 से ज्यादा साल तक फायदा देगा, नॉन करंट एसिड है ये। और इंटेंजिबल क्यों? व्हेन यू पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रही है प्रोमोटर्स को। प्रोमोटर्स ने पहले पेमेंट कर दी थी, असल में ये रीइंबर्समेंट हो रही है कंपनी की तरफ से प्रोमोटर्स को। दिस रीइंबर्समेंट इज इंटेंजिबल। तो आपके पास कुछ नजर आने वाली चीज तो नहीं आ रही, तो इसकी नेचर वैसे तो इंटेंजिबल नॉन करंट एसिड होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसे नॉन करंट एसिड बना दें, इंटेंजिबल नॉन करंट एसिड, जैसे आप फॉर एग्जांपल कॉपीराइट खरीदते हैं, पैटर्न खरीदते हैं, तो ये इंटेंजिबल नॉन करंट एसिड है ना। लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट आपको पता होती है कि भाई 10 साल के लिए खरीदा है, 1 लाख रुपए हुकूमत को दिए हैं, 10 साल के लिए खरीदा है, तो 1 साल में 10,000 का एमोटाइज कर दोगे इसको, डेप्रिशिएट नहीं एमोटाइज। 6 साल गुजर गए तो 60,000 रुपया एमोटाइज हो गया। यू कैन डू इट। क्यों? यू नो द लाइफ, यू नो द पीरियड फॉर विच यू हैव एक्वायर्ड द कॉपीराइट और पैटेंट्स। लेकिन इसका हमें ये नहीं मालूम कि ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमें कब तक फायदा देता रहेगा, ये कंपनी कब तक चलेगी ये भी हमें नहीं मालूम। ऐसे एक्सपेंडिचर के बारे में आईएएसबी ने फरमाया है तो उसको उसी साल एक्सपेंस बना दो जिसकी लाइफ ना पता हो। लैंड के साथ नहीं कर सकते, एक्सपेंसेस के साथ जो एक्सपेंसेस लग रहे हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपकी कंपनी ने एडवर्टाइजिंग करवाई और एडवर्टाइजिंग कंपनी ने आपकी एडवर्टाइजिंग कर दी, आप इसको क्या बोलोगे? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। लेकिन मुझे बताएं, ये जो एडवर्टाइजिंग है ये आपको कब तक बेनिफिट देती रहेगी आपको पता है? जो बोर्ड आपने लगवाया, साइन बोर्ड,
उसको असलम भाई ने देखा, उस पर एक रिस्ट वॉच थी, वो उन्होंने देख ली, आपकी कंपनी की एडवर्टाइजिंग थी, पैसे नहीं थे उनके पास, वो उन्होंने बोला मैं तो नहीं खरीद सकता, तुम खुद करना खानदानी काम। फिर उसके बाद नहीं बोलो ना बेटा, उसने अपने बढ़ते वक्त बेटे को नसीहत की कि बेटा ये घड़ी लाजमी खरीदना, ये मेरी ख्वाहिश थी। फिर उसका बेटा भी मर गया लेकिन घड़ी नहीं ले सका। तो पोते को नसीहत हुई कि बेटा दादा की नसीहत है कि घड़ी लाजमी परचेस करनी हो, पोते ने परचेस कर ली। अब मुझे बताएं, जो एडवर्टीजमेंट 1870 में हुई उसका फायदा कब हो रहा है? 2025 में। इसका मतलब क्या हुआ? एडवर्टाइजिंग हमें कब तक बेनिफिट देती रहेगी? जो अभी आपने करवा दी है आप नहीं डिटरमिन कर सकते, क्योंकि आपको कंज्यूमर का माइंड थोड़ी पता है वो कब खरीदेगा। इट मीन्स योर करंट एडवर्टीजमेंट कैन बेनिफिट यू फॉर मोर देन 1 ईयर। कब तक बेनिफिट देगी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये नहीं मालूम ना कि लाइफ का क्या है इसकी एडवर्टाइजिंग की। हम क्या करें, इसको एसिड रखें एक्सपेंस रखें? नेचुरल एसिड है ये, लेकिन हम उसे एक्सपेंस क्यों बना देते हैं? बिकॉज वी डू नॉट नो कि कब तक एडवर्टाइजिंग फायदा देती रहेगी। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर है। मिसाल के तौर पर आपने रिसर्च करवाई, एक फार्मूला बनाया जिससे अगर किसी का दिमाग खराब हो दिमाग ठीक हो जाएगा, दिमाग का इलाज होता है। वो जो फार्मूला बना है वो कब तक फायदा देगा? जब तक वो मेडिसिन बनती रहेगी, बिकती रहेगी। कब तक बनती रहेगी, कब तक बिकती रहेगी? बताओ। दिमाग तो खराब ही रहेंगे हमेशा। ठीक है भाई, हो जब तक वो बिकती रहेगी, जब तक उसका कोई और उससे अच्छी प्रोडक्ट ना आ जाए ना बेटा इंसान। लेकिन आपको नहीं मालूम ना कब तक आएगी। तो ये जो फार्मूला आपने बनाया है, इस पर लगने वाला एक्सपेंस है तो एसिड, लेकिन उसको एसिड कैसे बनाएंगे? अगर एसिड बना दिया तो फिर इसे एमोटाइज कैसे करेंगे? इसी वजह से इसको उसी साल क्या कर देते हैं, एक्सपेंस बना देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आपने पहली बात क्या हुई, कंपनी के फॉर्मेशन से लेकर जब तक कंपनी फॉर्मेशन जब शुरू हुआ, जब तक कंपनी ऑपरेशन शुरू ना करे, तब तक के सारे एक्सपेंडिचर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। दिखने में ये एसिड है, इंटेंजिबल नॉन करंट एसिड, लेकिन इनको एक्सपेंस बना देना चाहिए, क्योंकि वी डू नॉट नो द लाइफ ऑफ दिस एक्सपेंडिचर, ये कब तक बेनिफिट देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, गौर से सुनना। आपकी कंपनी इस साल फॉर्म हुई और आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को एक्सपेंस बना के इनकम स्टेटमेंट में डाल दिया, क्योंकि जिस चीज को एक्सपेंस बनाओगे वो कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। अभी नई नवेली कंपनी है और आपने इतना बड़ा एक्सपेंस उसमें डाल दिया है, ये एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में डाल दिया आपने, तो क्या होगा? रेवेन्यूज तो ज्यादा नहीं होंगी, तो वो लॉस आ जाएगा या इनकम कम आएगी, जिससे आपकी मार्केट खराब हो सकती है। और ये कब होगा? जब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट कैसा हो? वड्डा। वड्डा मतलब मटेरियल, आपकी कंपनी की रेवेन्यूज के लिहाज से मटेरियल, आपकी कंपनी के लेवल के लिहाज से मटेरियल। तो ऐसे कंडीशन में आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इसको पहले साल ही एक्सपेंस नहीं बनाओ, इसको एसिड बनाओ और थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस कर देंगे 3-4 सालों के अंदर। इसका डिसीजन मैनेजमेंट लेगी कि कितने सालों में एक्सपेंस बनाना है। लेकिन अगर ये इमटेरियल हुआ तो आप बोलेंगे पहले साल ही एक्सपेंस बना के खत्म करो इसको। तो इसमें 2 अप्रोचेस हैं। पहले तो इन्होंने, मैंने वो बात लिख दी है कि एनी एक्सपेंडिचर दैट इज इंटेंजिबल इन नेचर एंड टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट आर नॉट डिटर्मिनेबल। आप बेनिफिट कब तक मिलेंगे डिटर्मिन नहीं कर सकते, तो आपको उसी साल उसको क्या कर देना, एक्सपेंस बना। लेकिन इससे मसला मैंने आपको बता दिया कि अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मटेरियल हुआ और आपने डाल दिया इनकम स्टेटमेंट में, तो फिर ऑपरेटिंग रिजल्ट बहुत खराब आ जाएंगे। तो इसी वजह से हमें 2 ऑप्शन दिए गए। इन मटेरियल है तो एक्सपेंस बना दो, मटेरियल है तो एसिड बना दो। इन मटेरियल तो सारी चीजों को एक्सपेंसिव बनाया जाता है। अब हमें क्या करना है? हमें तो अकाउंटिंग करनी। तो हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग होगी कभी इसकी फर्स्ट टाइम, जब प्रोमोटर जाएंगे कंपनी के पास, बोलेंगे ये लो रसीदें, हमने सारे पैसे पे किए थे, लाओ रिफंड करो हमें। उस टाइम फर्स्ट टाइम कंपनी का अकाउंटेंट इसकी एंट्री बनाएगा। अब अगर कंपनी के अकाउंटेंट ने उनको बैंक कैश दे दिया तो कंपनी की एंट्री बनाएगी कैश क्रेडिट, और फिलहाल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट। और शेयर दे दिए तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट करेगी
और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ाकर क्रेडिट कर देगी, डिफरेंस आ रहा है तो प्रीमियम या डिस्काउंट में डाल देगी। ये एंट्री बनेगी कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू प्रोमोटर्स, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू प्रोमोटर्स ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। तो लेकिन अगर आपने इसको एक्सपेंस ट्रीट किया है, इट मींस इट इज इमटेरियल फॉर यू, तो जो आपने एंट्री बनाई ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इसी नाम से आप इनकम स्टेटमेंट में अपने एक्सपेंसेस में ले जाएंगे और बस माइनस कर देंगे, और इसी साल क्लोज कर देंगे, नॉमिनल अकाउंट एज्यूम करेंगे इसको। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ ट्रीटेड एज एक्सपेंस, अगर आप इसे एक्सपेंस समझ रहे हैं, आप एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, तो आप ये एंट्री बनाएंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्या एंट्री बनाएंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, बैंक या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। आप इसमें नरेशन वगैरह लिख देंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट करने का वही स्टाइल होगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू। फिर अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 1 लाख का है और शेयर कैपिटल 90,000 आ रहा है तो 10,000 का प्रीमियम, और शेयर कैपिटल अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 1 लाख है, शेयर कैपिटल 1,10,000 आ रहा है तो 10,000 का डिस्काउंट। इस तरीके से हो जाएगा रिकॉर्ड जी। अंडर राइटर वाली यहाँ पे कहानी नहीं होगी। मार्केट वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, जो प्रोमोटर्स हैं उनको उसी लिहाज से देंगे शेयर कैपिटल, पार वैल्यू से। शेयर कैपिटल तो पार वैल्यू से क्रेडिट होगा, वही कहानी होगी। वो सिर्फ अंडर राइटर के केस में है। असल में ये जो प्रोमोटर होते हैं तो शेयर होल्डर है ना, कंपनी इनकी है, बाहर की पार्टी थोड़ी, समझ जाए आप। लेकिन अगर आ जाओ, चाहिए 2 मिनट, ये जरूरत तो मुझे है, लेकिन असल में आप मैक्सिमम जितनी टाइम तक मुझे दे सकते हैं वो मैक्सिमम टाइम दे दें। नहीं, मैं यहाँ तो हूँ, लेकिन अगर आपका मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो आप ले जाइएगा, कोई मसला नहीं। चलिए, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सर। नहीं है वैसे ही, ओके। पुराना एक स्टूडेंट है, लेकिन अगर आप इसको एसिड कंसीडर कर रहे हैं, आप बोले नहीं ये तो हम एसिड बनाएंगे, तो एंट्री वही बनेगी। देखेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, नाम लिखना आपका, आपने लिखना है इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ही है। ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट भी लिख सकते हैं इसको। अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट का लफ्ज सुन के आपको कैसा लगता है? एसिड की फीलिंग आ रही है, एक्सपेंस की फीलिंग आ रही है? एसिड की फीलिंग आ रही है। तो जो अमेरिकन है ना, उनमें थोड़ा मटेरियल होता है वो, तो उसको एसिड बनाते हैं। बरतानिया में इसे एक्सपेंस बनाते हैं डायरेक्ट। बहरहाल देखिए, वही प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट एंट्री बन रही है कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अगर आप उसे क्या ट्रीट कर रहे हैं? एसिड। लेकिन आपको मालूम है ये जो लिखा हुआ है ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, क्यों? पहले वाले में 2 केसेस है ना। पहला वाला केस हमने जब पढ़ा, उसने बोला ये एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो तो ये टाइटल एक्सपेंस का हुआ था, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। लेकिन इसके अंदर तो वो एसिड ट्रीट कर रहा है ना, तो पेमेंट के वक्त ये जो एंट्री बनाई है ना उसने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, ये एक्सपेंस है ही नहीं, ये एसिड है। तो ये कहां जाना चाहिए? बैलेंस शीट में जाना चाहिए। लेकिन इसमें से कुछ पार्ट वो क्या करेगा, इस साल एक्सपायर, कुछ पार्ट अगले साल एक्सपायर, फिर कुछ पार्ट अगले साल एक्सपायर। फॉर एग्जाम्पल इस 1 लाख को वो 5 साल तक एक्सपायर करेगा, तो 1 साल में 20,000 एक्सपायर करेगा। अब अगर फर्स्ट ईयर वो इसमें से 20,000 को एक्सपायर कर दे तो ये खुद कितना बच जाएगा? 80। तो बैलेंस शीट में जाएगा 80,000। अब 20,000 से एक्सपेंस जाएगा, तो एक्सपेंस बनाने के लिए साल के एंड में एडजस्टिंग एंट्री बनाएगा वो, ये एंट्री बनाएगा। देखिए ये एडजस्टिंग एंट्री है। क्या एंट्री है? एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्रेडिट। मतलब इफ ट्रीटेड एज एसिड के अंदर एक्सपेंस का टाइटल ये है, एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस खुद एसिड है। जबकि इफ ट्रीटेड इन एसिड एक्सपेंस के अंदर जो आपने लिखा है ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, यही एक्सपेंस है। इसको डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में लेके चलिए। नॉर्मली हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को एसिड एज्यूम किया जाता है। वो एसिड होता है, जब वो एक्सपायर होगा तो ये एंट्री बनाएंगे। कब बनाएंगे? हर साल के एंड में। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट दिस एंट्री इज मेड 1 टाइम। जबकि ये एंट्री कब तक बनेगी? 5 सालों तक।
5 साल में हमने करना है ना इसमें, इस सवाल में। जब तक बनेगी जब तक ये मुकम्मल तौर पे खत्म ना हो जाए। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस खत्म हो गया। मैंने आपको असल में 2 ही एंट्रीज बताई, एक रिकॉर्ड करते वक्त की और एक एमोडाइजेशन की। रिकॉर्ड करते वक्त एंट्री दोनों केसेस में सेम है, देख लें आप, चाहे एक्सपेंस एज्यूम करो या एसिड एज्यूम करो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, बैंक या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अगर आपने एक्सपेंस एज्यूम किया है तो बस खत्म हो गई बात, फिर उसमें कुछ और नहीं करना है आपको। लेकिन अगर आपने एसिड एज्यूम किया है तो फिर आपको एक एडिशनल एंट्री हर साल के एंड में बनानी पड़ेगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्रेडिट, एमोडाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट। ये एंट्री बनेगी अगले क्वेश्चन में आप जब आप जो करेंगे आगे जाके। तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में कोई सवाल नहीं करवा रहा हूं आप, जस्ट मुझे ये सिखाना था। तो इसमें क्या था, हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे इश्यूएंस ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये पढ़ रहे थे हम। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसमें जस्ट आपको क्या करना है, ये करना है, ये वाला काम। इसमें कौन सी एंट्री, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की है। कौन सी एंट्री इश्यूएंस ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की है। सारी कहां से आ गई, तो पहली वाली ये ट्रेडेड इन एक्सपेंस में ये वाली, और ऐसी वाली में ये वाली, यानी ये एंट्री है जिसमें हमने शेयर दिया। अब अगर आपको पेपर में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की एंट्री दे और ये लिखा हुआ है, देखो और से सुनो, लिखा हुआ है पेड ₹20,000 टू प्रोमोटर्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। इसमें क्या एंट्री बनाएंगे आप, पे किया है, पे 20,000 दिए उन्हें, पेमेंट की है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, खत्म, कोई शेयर वेयर नहीं आएगा। लेकिन लिखा हुआ है इशूड 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स टू प्रोमोटर्स इन कंसीडरेशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड। अब क्या लिखेंगे आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब जैसे फिक्स एसेट की वैल्यू हमें मालूम नहीं होती तो हम कैसे निकालते थे, क्या, क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। इसी तरीके से इसकी भी निकालेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं इसके। चले मैं आपको एंट्रीज बनवाता हूं कुछ प्रैक्टिस, किस किस तरीके से बोल सकता है वो। तो उसने बोला पेड ₹10,000 टू प्रोमोटर, सिर्फ ये भी लिख देना तो मतलब वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की पेमेंट है। फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, क्या एंट्री बनाएंगे आप बोलेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, बस ये एंट्री बनेगी आपकी। कितने से, 10,000। अब ये एक्सपेंस है या एसिड है उसका फैसला आप खुद कर लीजिए। एक्सपेंस है तो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में, और एसिड है तो मैं जो आपको अगला सवाल दे रहे हैं ना उसमें वो एसिड है, उसको एमोटाइज करेंगे। अच्छा एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। इशूड 10,000 ordinary shares of ₹10 each at ₹12 each to promoters को दिए ना भाई, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की पेमेंट है। अब मुझे बताएं कि आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट मालूम है, नहीं मालूम, क्या मालूम है। अब उसका अमाउंट निकालेंगे कैसे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,20,000। ये बात बोल रहा मैं आपसे, इश्यूएंस की एंट्री बना रहे हैं बस हम। अब हम क्रेडिट क्या करेंगे, शेयर दे रहे हैं ना, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कैसे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू, कितना आ गया, 1,00,000। जाहिर सी बात है मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो 20,000 का प्रीमियम आ जाएगा। इस तरीके से एंट्री बन जाएगी। अच्छा एक और बात बताएं, अगर ये लिखा हुआ हो कि ₹30,000
फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या है? ये भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। या लिख दे कि भाई शेयर प्रिंट करवाए थे उसके पैसे दे दिए, ये भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अंडर राइटर को कमीशन दे दिया, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। लीगल एडवाइजर को फीस दे दी, तब में यही एंट्री बनेगी। बस आपको देखना ये है कि शेयर दिए हैं या कैश दिया है। इसमें कैश दिया है तो ये फर्स्ट वाली एंट्री बनेगी, अमाउंट चेंज करेंगे बस, 30,000 लिख देंगे आप, एंट्री यही बनेगी। प्रोस्पेक्टस डेबिट नहीं कर देना, ये पता चल रहा है एडवर्टाइजिंग चार्जेस लिख दिया उठा के। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिखेंगे उन तमाम रीजंस की वजह से जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। और भी मैंने एक जनरल आइडिया भी आपको दे दिया है कि कंपनी के स्टार्ट आइडिया जनरेशन से लेकर जब तक कंपनी ऑपरेशन शुरू ना कर दे, जब तक की सारी पेमेंट इसमें आती है। रजिस्ट्रेशन फीस की भी यही एंट्री बनी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। सही है, ये हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। ये एंट्रीज में आपको चले सही ओके दे दें। यहां पर मेरा काम हो गया खत्म। अब मुझे करना क्या है? आपको क्या करना है? मुझे थोड़ी करना है। यू विल हैव टू डू व्हाट? ये सवाल जो है ना आपके पास, ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आसान सा सवाल बनाया है। मैंने इसमें ट्रेडिंग बिजनेस इन्वॉल्व नहीं किया, सर्विसिंग बिजनेस रखा है। देख लें आप, इसमें आपको कमीशन रेवेन्यू नजर आ रही है, फी इनकम नजर आ रही है। लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ यूनिवर्सल कंपनी लिमिटेड ऑन December 31, 2008। अब हमें वो पढ़ना है कि अगर डिविडेंड के अगेंस्ट शेयर दिए तो क्या हो, उसको भी इसमें सिखाया जाएगा। इसके अलावा इसमें काफी काम है। कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो क्या करती है? प्रॉफिट का रिटेन करती है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या क्या इसमें मामलात हैं। बहुत काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब समझ जाए। कंपनी अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है अब आपके लिए, क्योंकि इसमें कुछ एक और नया अकाउंट, एक नहीं काफी 4-5 नए अकाउंट्स इंट्रोड्यूस होंगे, जो कि हाँ रिटेन अर्निंग्स का एक अकाउंट इंट्रोड्यूस होगा, कैश डिविडेंड पेबल का अकाउंट इंट्रोड्यूस होगा, स्टॉक डिविडेंड पेबल का अकाउंट इंट्रोड्यूस होगा, एप्रोप्रिएशंस के अकाउंट इंट्रोड्यूस होंगे। ये सारे न्यू अकाउंट्स हैं, आसान है। अभी जो कंपनी है इसका कितना ऑथराइज कैपिटल है? 50 लाख ऑर्डिनरी शेयर इशू कर सकती है, 10 रुपए का एक है। अब इसका ये ट्रायल बैलेंस है, कब बनाया है? 2008 के एंड में। शुरू में एसेट्स से देखो, कैश से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक, कैश से लेकर प्रीपेड रेंट तक करंट एसेट है। इसके बाद ऑटोमोबाइल्स और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नॉन करंट एसेट है। ऑटोमोबाइल फिक्स नॉन करंट, टेंजिबल नॉन करंट, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट है। उसका एसेट में लिखा है हमने, देख रहे हैं आप। ये लायबिलिटी अकाउंटेबल और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, ये दो आपके पास शी अकाउंट है, शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट है। शेयर होल्डर का टोटल राइट 12 लाख है। दो रेवेन्यू नजर आ रही है, कमीशन रेवेन्यू एंड फी इनकम, और ये दो एक्सपेंस नजर आ रहे हैं। अब ये ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे डाटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। आपको ये एंट्रीज पास करनी करवाई हुई है मैंने, उसमें एंट्रीज पास करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। जब इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा ना, उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें अब प्रॉफिट का अकाउंट भी आएगा, रिटेन अर्निंग्स का। फिर उस प्रॉफिट का क्या करना है ये यहां पे लिखा हुआ है, तो उससे क्या करना है वो उसमें पढ़ाया हुआ है। उस प्रॉफिट का क्या किया जाएगा, फिर इन डिसीजंस के बाद फिर दोबारा से बैलेंस शीट बनेगी, नई बैलेंस शीट। मतलब पहले यहां तक का काम होगा 10% तक का। जैसे आप पहले नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे ना, कैसे बनाते थे? एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई, अकाउंट बना के एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे आप। वो बैलेंस शीट डिविडेंड देने से पहले की होगी। फिर ये डिसीजंस लिए जाएंगे, इन डिसीजंस की वजह से आपकी बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस रोनुमा होंगे, फिर एक नई बैलेंस शीट बनेगी। यहां तक का काम आपको करना है खुद। सही है, तो ये कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होगा। इसके अगले वाले लेक्चर्स में होगा। और मैंने इन सबको एक ही नंबर दिया हुआ है, लेक्चर नंबर 56 ए, 56 बी, 56 सी, आपने देखा होगा पार्ट 1 पार्ट बी। ये 56 के नाम से ही आएंगे, सारे एक ही लेक्चर के अंदर इंक्लूड करेंगे। सही में इनको कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।